अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, तो आज जो है ना हम मॉड्यूल नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना उसको देखना है। देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि आप जब कहीं भी कोई भी डेट लेते हो ना, ठीक है, कहीं से भी और कहीं से भी अगर आप शेयर इशू कर देते हो तो अपने डेट के ऊपर इंटरेस्ट और जो डिविडेंड है उसके ऊपर सॉरी जो शेयर होता है उसके ऊपर डिविडेंड देना होता है। तो जो कंपनी होती है ना उसके लिए ये जो इंटरेस्ट का देना और डिविडेंड का देना जो है ना वो एक कॉस्ट पड़ता है। ये कॉस्ट तस्वुर किया जाता है, ठीक है, वो कॉस्ट होती है। और जो बंदा जिसको मिल रहा होता है ना इंटरेस्ट, ठीक है, या जो शेयर होल्डर होता है उसको डिविडेंड मिल रहा होता है जो, वो उसके लिए रिटर्न होता है, यानी उसका रिक्वायर्ड रेट होता है। ठीक है, तो जो उनका रिक्वायर्ड रेट है ना, वो अगर हम आज मालूम कर लें तो वो हमारे लिए एक कॉस्ट की जो है ना परसेंटेज बताएगा, यानी कि उनका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो हमें अपना हमारा जो है वो एज अ कॉस्ट की परसेंटेज जो है ना वो हम निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने उनका रिक्वायर्ड रेट मालूम कर लिया तो उनका जो रिक्वायर्ड रेट है वो तो उनका डिविडेंड और इंटरेस्ट हुआ ना, तो उनका उनका जो रिक्वायर्ड रेट डिविडेंड और इंटरेस्ट की रेट में होगा वो हमारे लिए एज अ कॉस्ट की परसेंटेज होगा। तो ये दो तरह की ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है और एक होती है डेट के ऊपर। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल होती है ना, इक्विटी से जो बना होता है, मतलब कि आपका सरमाया जो इक्विटी से आया होता है, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगती है वो क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो इक्विटी के अंदर क्या शामिल होता है जी? कॉमन शेयर होते हैं और प्रीफर्ड शेयर होते हैं। ठीक है, इसी तरह डेट होते हैं, कुछ डेट वगैरह के ज़रिए अगर आप फाइनेंसिंग करवाते हो तो उसमें आप बॉन्ड्स लेते हो। ठीक है, उसके बाद आप फिक्स जो इनकम सिक्योरिटी होती है वो भी कहा जाता है बॉन्ड को। ठीक है, और ये मुख्तलिफ़ तरह की सिक्योरिटीज़ होती है, डिबेंचर होता है, सुकूक होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी किस्में हैं जो हमने मॉड्यूल नंबर 4 में जो है ना वो पढ़ी थी। तो आप लोगों ने इन सारों के नाम का पता होना चाहिए, इनका देख लेना और रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, एग्ज़ाम्पल आ सकती है, मरूज़ी आ सकती है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी ये कैपिटल होता है ना आपका, उसको उस एक कॉस्ट जो होती है आपके कैपिटल की, जब मैं कैपिटल की बात करूँगा तो इसके अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, डेट और शेयर होल्डर से आने वाला पैसा जो है वो कैपिटल यानी सरमाया कहलाता है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्या मुराद हुआ कि आपके डेट के ऊपर जो आपने एज इंटरेस्ट जो आपने रिटर्न देना है, ठीक है, उसके बाद आपने शेयर होल्डर के तौर पे जो है वो डिविडेंड जो देना है, उन दोनों की जो कॉस्ट होगी ना, यानी कि डेट की और आपके शेयर की, यानी डिविडेंड और इंटरेस्ट, वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाती है। यानी ये मजमूए को ज़ाहिर करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो वो कहता है ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है ना, यानी कि जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो आपने शेयर होल्डर को देना होता है, वो आप करंट मार्केट प्राइस के ऊपर निकालते हो। ठीक है, वो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड की जो कॉस्ट की डिटर्मिनेशन होती है ना, वो कहता है प्रीफर्ड, उसको प्रेफर किया जाता है कि वी नीड टू कंसिडर द डिविडेंड दैट वी आर पेइंग और इंटरेस्ट देन वी रिलेट इट टू द मार्केट प्राइस ऑफ दोज बॉन्ड शेयर। अब ये जो वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर बताई हैं ना, मैंने वही बात कर रहा है कि डिविडेंड या प्रीफर्ड शेयर की सूरत के अंदर हमें जो ज़हन में चीज़ रखनी होती है ना वो ये होती है कि हमें डिविडेंड और जो इंटरेस्ट है वो देना होता है। और वो किस रेट पे देना होता है? वो आज जो हमारी मार्केट प्राइस है ना उसके ऊपर देते हैं। तो सपोज़ फ़र्ज़ करें कि डिविडेंड जो है ना है कांस्टेंट है, डिविडेंड हमारा कांस्टेंट हमने देना है जो कि 10% पर ईयर है। इफ़ द प्राइस ऑफ दैट स्टॉक इन द मार्केट इज़ 50 रुपये हो जाती है, फिर ये जो 10% डिविडेंड था ना ये इंक्रीज़ होके 20% बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि वो रिटर्न टू दैट शेयर होल्डर, उस शेयर होल्डर को इतना मिलेगा। बट लेकिन इफ़ दी प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर, मतलब 100 का डॉलर हो जाता है, $100 का हो जाता है वो, तो फिर वो कहता है कि फिर आपने क्या करना है, देन द सेम जो 10% $10 आपने डिवाइड करना था ना, वो 10% रिटर्न टू द शेयर होल्डर बन जाएगा और होल्डिंग दैट स्टॉक एट द टाइम व्हेन द डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड। तो वो कहता है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था ना, उस वक़्त जो मार्केट प्राइस चल रही थी ना उस शेयर की, उसके ऊपर आप लोग जो है वो सिंपल लफ्ज़ों में आपने देना होता है डिविडेंड जो होती है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। मतलब मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी की जो मार्केट प्राइस होती है ना, वो डिपेंड कर रही होती है आपकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर। और इसके अंदर जो है वो फैक्टर होते हैं जो कि आपकी प्राइस को ऊपर और नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, वो कहता है कोई भी प्राइस हो बेशक, लेकिन जब आपने रिटर्न देना होता है किसी भी सिक्योरिटी का, वो उसकी जो मार्केट प्राइस होती है ना उसके साथ जुड़ा होता है और इसको आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हो। ठीक है, चाहे वो इंटरेस्ट के ऊपर दे रहे हो आप, चाहे वो
डिविडेंड के ऊपर दे रहे हो, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो आपने रिटर्न देना है ना उस सिक्योरिटी के ऊपर, वो जो है ना उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। उसके बाद आगे जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कहता है द टर्म कैपिटल रेफर टू द इन्वेस्टमेंट। अब जो टर्म रेफर जो है ना आपकी, वो इन्वेस्टमेंट को शो करती है, एक ओनर की जो कि वो बिज़नेस में लगाता है, ठीक है। अब ओनर की जो होती है ना शेयर यानी कि जो लगाए होते हैं, वो भी आपको एक मतलब कि एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग फैक्टर उसके अंदर आता है, ठीक है। और उसके ऊपर भी ज़ाहिर आप लोगों ने क्या देना होती है, कोई ना कोई रिटर्न देना होता है। और द कैपिटल इज़ द अमाउंट, जो कैपिटल है ना वो एक अमाउंट है विच इज़ इन्वेस्टेड, जिसको इन्वेस्ट किया गया होता है बाय ऑल द पीपल, उन तमाम लोगों की तरफ से हु वांट टू अर्न सम रिटर्न, जो कुछ ना कुछ रिटर्न हासिल करना चाहते हैं उस बिज़नेस से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। वो यानी कि ये कह रहा है कि कैपिटल से मुराद दरअसल वो अमाउंट होती है जब लोगों ने आपके बिज़नेस के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल करने के लिए इन्वेस्ट की होती है। अब कितनी तरह के कैपिटल होते हैं, सरमाया कितनी तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक होता है इक्विटी और एक होता है डेट। इक्विटी तो हो गया प्रीफर्ड शेयर, रूट कॉमन शेयर वगैरह के ज़रिए पैसे आते हैं, या आप लगाते हो कहीं पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट, वो इक्विटी की सूरत में लगा रहे हो, या डेट जो नहीं उधार दे के किसी से फिर लगा रहे हो। तो कहता है दीज टू आर एक्सटर्नल टाइप ऑफ कैपिटल। ये मरूज़ी आ रही है यहाँ से अब ये सारी चीज़ों की। तो ये दो दो एक्सटर्नल टाइप है ना आपके कैपिटल की, वो है इक्विटी और डेट है, विच इज़ जनरेटेड एक्सटर्नली, जिनको एक्सटर्नली जो है वो जनरेट किया जाता है। द टर्म इंटरनल एंड एक्सटर्नल इज़ विद रेफरेंस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो टर्म इंटरनल और एक्सटर्नल है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रेफ़र की जाती है। एज़ द लोन प्रोवाइडर आर एक्सटर्नल, जैसे कि लोन देने वाले एक्सटर्नल होते हैं, एक कारपोरेशन, दैट इज़ वाई, इसी वजह से द फंड जो होते हैं ना वो प्रोवाइड करते हैं, उनको एक्सटर्नल कहा जाता है उस कॉरपोरेशन के हिसाब से। वाई, क्यों, वुड एनी वन प्रोवाइड फंड एंड फाइनेंस। अब कोई भी बंदा जो है वो फंड और फाइनेंस क्यों प्रोवाइड करता है, उसको क्या चाहिए होता है, वो कहता है टू एनी वे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब उसका जवाब वो दे रहा है कि इट इज़ बिकॉज, ये इस वजह से है कि दे रिक्वायर सम रिटर्न, वो कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, वो कुछ रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, उनका एक ख़ास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसको वो लेना चाह रहे होते हैं फ्रॉम दैट बिजनेस, उस बिज़नेस से। एंड दैट रिटर्न, और वो जो रिटर्न होता है, इज़ है टू बी सीन फ्रॉम टू डिफरेंट एंगल्स। अब इस रिटर्न को ना दो मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं हम। अगर हम बिज़नेस पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बिज़नेस के लिए जिसने उधार ली हुई थी उसको ये लौटाना है एज अ डिविडेंड या इंटरेस्ट के तौर पे, तो उनके लिए ये कॉस्ट होगा, क्या होगा, दैट इज़ अ कॉस्ट। और दिस ये इज़ है व्हाट अ बिज़नेस हैज़ टू पे, और ये जो बिज़नेस ने पे करना है ये वो चीज़ है। और इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव के लिहाज से ये उनके लिए एक रिटर्न होगा, ठीक है, यानी डिविडेंड इंटरेस्ट वो लेंगे हमसे तो वो एक उनके लिए रिटर्न है। और वो रिटर्न लेते हैं उनके ख़ास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि हमारे लिए जो है वो कॉस्ट जो है ना उसकी परसेंटेज बताता है। अब रिक्वायर्ड रेट और रिटर्न, एक रिटर्न जो है उसका रिक्वायर्ड रेट क्या होता है, वो कहते हैं शेयर होल्डर या बॉन्ड होल्डर जो होते हैं ना, वो डिटरमाइन, वो मालूम करते हैं उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ कंपनी। अब वो जो बॉन्ड होल्डर या शेयर होल्डर होते हैं ना, वो अपने एक रिक्वायर्ड रेट मालूम कर लेते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हमें जो है वो उस कंपनी में जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है वो 10% जो है वो वहाँ से इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड जो है वो लेना चाहते हैं। वो जो 10% वो हमसे लेना चाह रहे हैं ना, वो उनके लिए तो एक रिटर्न है, लेकिन हमारे लिए वो एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो तस्वर करेंगे हम। अब मार्केट रिटर्न क्या होता है, वो कहता है ये जब ये स्टैंडर्ड रखा जाता है ना कि कितना परसेंटेज कॉस्ट जो है वो हमने देनी है और उन्होंने हमसे रिक्वायर करनी है यानी लेनी है, तो ये जो परसेंटेज रखी जाती है ये दरअसल एक मतलब कि मार्केट जो रिटर्न जा रहा होता है ना उसकी एवरेज के ऊपर रखते हैं। आप एक स्टैंडर्ड जो है ना वो आप लोग सेट करते हो। वो कहता है ओन ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है ओन एवरेज रिटर्न, एक एवरेज रिटर्न जो होता है ना इन द मार्केट, मार्केट के अंदर टू एनी इन्वेस्टर, किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो चल रहा होता है वही वो उनका रिक्वायर्ड रेट होता है। दूसरे नंबर पे इट कैन बी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अब इसको वो कहता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हो, यानी मार्केट का जो रिटर्न है ना, मार्केट जो दे रही है, ठीक है, 1 लाख के ऊपर जो रिटर्न दे रही है तो वो ही इनका जो है वो रिक्वायर्ड रेट होगा। उसके बाद वो कहता है दिस इज़ द ईजीएस्ट एंड कॉमन वे, ये सबसे आसान और आम जो तरीका है क्या करने का, कैलकुलेट करने का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अब देखो ये मुख्तलिफ तरह की ना वो आ सकते हैं कि ये जो आपके
मार्केट रिटर्न होता है ना, वो क्या होता है? मार्केट रिटर्न एक तो मार्केट का रिटर्न, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेस के ऊपर भी आप जो है वो अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सेट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक कंपनी के अंदर आप जहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए थे ना, वहाँ पे आपको मिल रहे थे 10 रुपये। अब अगर दूसरी कंपनी में आप लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको कितना दे रही है। तो अगर तो आप वो पीछे जो 10 मिल रहे थे उसी के ऊपर रख देते हो अपना रिक्वायर्ड रेट, तो इसका मतलब आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही अपना रिक्वायर्ड रेट माना है। अगर आप बढ़ा देते हो तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ज़्यादा लेना चाह रहे हो। अगर आप कम लेते हो तो आप इसका मतलब आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी गंवा दिया और अपना रिक्वायर्ड रेट रिटर्न जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम जो है वो ले रहे हो। ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? उससे मुराद अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर आप एक जगह पे इन्वेस्ट किए हुए थे जूते की दुकान पे, वहाँ पे 1 लाख रुपए आप एक साल में कमा रहे हो। अगर आप किसी और जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या आपको वहाँ पे 1 लाख रुपया मिल रहा है जो आपने छोड़ा है? तो वो जो छोड़ा होता है ना, अल्टरनेटिव चूज़ किया होता है आप लोगों ने किसी एक चीज़ के गेन करने के लिए, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जो आपने ज़ाया कर देना होता है। तो वो कहता है अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, एक जो मुतबादल जो मौका होता है फॉर गोन, आने वाले वक्त के अंदर, इफ़ इट इज़ मोर, अगर वो ज़्यादा है अपनी मार्केट रिटर्न से, देन द रिटर्न विल बी मोर देन द मार्केट रिटर्न, तो फिर वो आपका जो है वो मार्केट रिटर्न से ज़्यादा है तो वो आपका मार्केट रिटर्न ज़्यादा होगा, ठीक है? मतलब आपका रिटर्न ज़्यादा होगा मार्केट से। दूसरे भी बहुत सारे बेंचमार्क्स हैं जिनको आप जो है वो तसव्वुर करके आप सेट करके जो है वो अपना क्या निकाल रहे होते हो, मतलब कि अपना सेट जो है वो करते हो रिक्वायर्ड रेट को। वो कहते हैं कुछ पास्ट रिजल्ट्स होते हैं अर्नड बाय अ बिज़नेस, एक बिज़नेस ने जो अर्न करने होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह ने जो अर्न किए होते हैं एवरेज के तौर पे, तो उनको भी आप जो है वो एवरेज जो होती है उनकी, आप उनको भी बेंचमार्क्स अपना तसव्वुर कर सकते हो। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल से मुराद दरअसल है आपकी इक्विटी और डेट, तो इनके ऊपर जो कॉस्ट आएगी ना टोटल, वो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट कहलाती है, कैपिटल कहलाती है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसके अंदर कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शामिल है और कॉस्ट ऑफ डेट जो है ना वो शामिल है। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सारी सिंपल सी बातें हैं। वो कहते हैं रिटर्न टू द कॉमन शेयर होल्डर, एक कॉमन शेयर होल्डर जो होता है ना उसको जो रिटर्न होता है इज़ डिटरमाइंड, उसको आप डिटरमाइन करते हो, मालूम करते हो बाय कंसिडरिंग द प्राइस, कि उस चीज़ की प्राइस क्या चल रही है, उस चीज़ को कंसिडर करते हो, दैट आर पेइंग, जो आपने पे करनी है, टू बाय, बाय करने पे दोज शेयर, उन शेयर्स को, एंड द डिविडेंड यानी प्रॉफिट जो होता है, विच द कंपनी इज़ पेइंग, एक कंपनी पे कर रही होती है शेयर होल्डर को, तो वो उसका नाम जो है वो आपका कॉस्ट कहलाती है। तो वो कहता है कि जब एक कोई भी बंदा जो है वो शेयर वगैरह लेता है तो उसको कंपनी प्रॉफिट की सूरत में, डिविडेंड की सूरत में जो चीज़ वापस कर रही होती है वो दरअसल कॉस्ट होती है उसका इक्विटी की। वी डो नॉट कंसिडर द ओरिजिनल शेयर प्राइस, अब जब हमने ये पैसे देने होते हैं तो वो हम अब जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी ना जब वो शेयर लिया गया था, इशू किया गया था, वो वाली नहीं ली जाती। अब करंट जो मार्केट प्राइस चल रही होती है ना उसके ऊपर दिया जाता है डिविडेंड, ठीक है? वो कहते वी डू टेक द करंट मार्केट प्राइस, तो हम जो है वो करंट मार्केट प्राइस जो है ना उसको देख रहे होते हैं। वो कहते हैं सपोज़ फ़र्ज़ करें एक शेयर वाज इशूड फॉर 10 रुपये में 10 साल पहले, 10 रुपये का 10 साल पहले एक शेयर जो है वो इशू किया गया था, और एंड नाउ, और अब जो है ना उस शेयर की जो प्राइस है वो 10 की बजाय 50 हो गई है, तो वी कंसिडर दैट प्राइस विच इज़ ऑफ द टुडे, तो इसको जो हम डिविडेंड देने लगेंगे ना, तो इसकी जगह पे वो कहता है कि हम बजाय 10 के आज की डेट में जो उसकी करंट मार्केट प्राइस 50 रुपये चल रही है ना, हम उसको कंसिडर करेंगे। वो कहता है वाई इज़ दैट, ऐसा क्यों है? वो कहता है बिकॉज, क्योंकि फॉर शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर के लिए द रिटर्न इज़ कंसिडर ऑन द अमाउंट एट द वैल्यू ऑफ द टुडे। वो कहता है बिकॉज, क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं ना उनके लिए आप जो डिविडेंड जो है, यानी कि जो उनका रिटर्न होता है उसको कंसिडर करते हो आज की डेट के अंदर जो उसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसके ऊपर। सेम फॉर प्रेफर्ड शेयर, इसी तरह जो प्रेफर्ड शेयर है उसकी भी यही सूरत हाल है। अब आ गया कॉस्ट ऑफ डेट। अब जो डेट वगैरह होता है, लोन होता है, ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं, उनके ऊपर भी आपने इंटरेस्ट देना होता है, तो उसका क्या सीन है? वो तो डेट जो होते हैं ना आमतौर पे उनको फिक्स्ड रिटर्न वाली सिक्योरिटी या फिक्स्ड इनकम कैपिटल जो है ना वो कहा जाता है। इनके इनके ऊपर जो आप लोगों ने जो मतलब देनी होती है ना, कॉस्ट देनी होती है, या यूँ लगा लो जो इंटरेस्ट देना होता है, इसीलिए तो इनको डेट को जो है वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी भी कहा जाता है। तो इनके ऊपर जो रिटर्न होता है ना वो क्या होता है भला? वो होता है फिक्स, उस कैपिटल के ऊपर फिक्स जो रिटर्न है ना वो आपने देना होता है। वो कहता है नॉट ट्रू इन ऑल दी केसेस, तमाम तरह के केसेस के अंदर ये बात अच्छी भी नहीं है, दुरुस्त भी नहीं है, बट लेकिन फॉर सम केसेस, कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जो डेट होता है ना उसकी आपने जो रिटर्न देना होता है वो कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, एक
ख़ास जो है ना वो लिमिट रहती है। मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, एक डेट की कॉस्ट इज़ आल्सो कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होती है। इफ़ वी रिलेट कर दें इसको विद इशू प्राइस, उसकी इशू प्राइस के साथ अगर हम इसको रिलेट कर दें, मतलब इफ़ अगर वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड, अगर हम बॉन्ड या डिबेंचर्स या डेट सिक्योरिटी जो होती हैं उनके बारे में अगर बात करें, तो विच आर ट्रेडेड इन दी ओपन मार्केट के अंदर जो ट्रेड हो रही होती हैं, देन वी रिलेट द रिटर्न विद मार्केट वैल्यू जस्ट लाइक इक्विटी। तो हम इन बॉन्ड्स वगैरह की जो डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, इनका भी जो रिटर्न होता है वो मार्केट जो वैल्यू उनकी चल रही होती है करंटली, उसके हिसाब से जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि जस्ट लाइक इक्विटी की तरह जो है वो हम इसको क्या कहते हैं, कंसिडर करते हैं कि उनका रिटर्न जो है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर देना होता है हमने। इन केस ऑफ डेट की सूरत में इंटरेस्ट इज़ द रिटर्न। अब जो इंटरेस्ट होता है ना वो आप देते हो, तो वही उनका रिटर्न हुआ, जो कि आपके लिए एक कॉस्ट तस्वर की जाएगी। अब है जी वेटेड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ अ कैपिटल। एक कैपिटल जो है ना उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? अब इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि 1 किलो चीनी है, कीमत 3500 रुपये। 1 किलो घी है, कीमत 35 रुपये या 40 रुपये या 60 रुपये। मतलब नीचे वाली जो चीज़ है ना, बटे में है फॉर एग्जांपल जो, यानी ऊपर तो वेट है, नीचे उसका क्या है भला, प्राइस है। प्राइस बेशक चेंज होती रहे, लेकिन जो अगर वेट अगर दोनों चीज़ों का सेम हो गया, तो अगर आप उनको एवरेज निकालना पड़ गई आपको, तो इस तरह की सूरत में आप डायरेक्ट दोनों की चीज़ों की जो है वो प्राइस को जमा करके 2 पे तकसीम कर दोगे, तो आपका जो है वो एवरेज आ जाएगा। लेकिन अगर सूरत इस तरह की आ जाए कि दोनों चीज़ें मुख्तलिफ़ तरह के वेट रख रही हैं, प्राइस बेशक सेम हो ना हो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है दोनों सूरत में, लेकिन अब की बार वेट जो है ना वो मुख्तलिफ हो गया है, तो उस सूरत के अंदर जो आप लोगों ने वेटेड एवरेज कॉस्ट यानी वैक जो निकालनी होती है ना वो मुख्तलिफ होती है। तो वैक है जी, WACC वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पता है ये वो कॉस्ट होती है जो कम से कम आपकी कंपनी ने ज़रूर कमानी होती है, ठीक है, अर्न करनी होती है, कि जिसके ऊपर आपने अपने उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड, और बॉन्ड होल्डर या डेट जो है उनको एज अ इंटरेस्ट जो है वो कॉस्ट आपने पे करनी होती है। ठीक है, कम से कम वो अमाउंट की परसेंटेज ये बताएगा आपको। वो कहता है एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच एंड टोटल कैपिटल। वो कहता है एवरेज कॉस्ट जो है ना एक इक्विटी या डेट की, वो आप जो है वो टोटल आपका जो कैपिटल है उसके अंदर जो बेसिक परसेंटेज है ना आपकी कैपिटल की या उसकी डेट या इक्विटी की, उस चीज़ का जो नाम है ना वो क्या कहलाता है, एवरेज कॉस्ट कहलाता है। यानी कि एवरेज कॉस्ट क्या है भला, इक्विटी या डेट की कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, कि कितनी परसेंटेज इस्तेमाल हुई है हर एक चीज़ की, यानी कि इक्विटी और डेट की टोटल कैपिटल के अंदर। यानी टोटल जो कैपिटल है वो किस तरह बना हुआ है, कितने परसेंट उसमें इक्विटी है, कितने परसेंट है डेट है, इस चीज़ का नाम एवरेज कॉस्ट बताता है। सपोज वी हैव गॉट इक्विटी, इस वक्त फ़र्ज़ करें हमने जो है वो इक्विटी हासिल कर ली कैपिटल से, और डेट कैपिटल से भी हमने जो है मतलब बना लिया अपना कैपिटल, एंड देन और फिर जो है वो कहता है एंड द टू आर इक्वल, जैसा कि 50-50% दोनों के दोनों हैं। 50% इक्विटी है, 50% डेट है, यानी 50,000 रुपये आप लोगों ने शेयर होल्डर से इशू मतलब कर लिया फाइनेंस, और 50,000 जो है वो डेट से लेके 1 लाख रुपया जो है वो बना लिया। तो वो कहता है अब इक्विटी के ऊपर जो कॉस्ट है ना वो आपने 10% देनी है या 20%, और डेट के ऊपर 10%। तो हमारा जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट होगा ना, सिंपल एवरेज वाला, वो सेम होगा। ठीक है, वो हम सिंपल निकाल लेंगे क्योंकि अब की बार वेट सेम था, 50% एक थी, दूसरी का भी 50% था। तो आप लोगों ने उनकी कॉस्ट को जमा करके 2 के ऊपर डिवाइड कर देना, तो एवरेज आ जाएगा, जो कि सही फार्मूला होगा अगर उनका वेट सेम या परसेंटेज जो है ना वो इस्तेमाल की है जो आप लोगों ने वो सेम है। प्राइस नहीं देखनी या कॉस्ट नहीं देखनी कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, सिर्फ उनकी वेट देखनी है, कितने वेटेज इस्तेमाल हुई है। ठीक है, वो कहते हैं 30% इज़ नोन एज कैपिटल का स्ट्रक्चर कहलाती है, कि तकरीबन जो है वो परसेंटेज ऑफ डेट एंड इक्विटी एज अ होल, ये हमें इक्विटी और परसेंटेज जो है ना उसकी एवरेज बताता है कि तकरीबन 15-15% जो है वो दोनों इस्तेमाल हुए थे, उनकी कॉस्ट 15-15% हमें देना पड़ेगी। वो कहते हैं वाई क्यों वैक इज़ इम्पोर्टेंट। अब ये वैक क्यों इंपॉर्टेंट है? वो कहते हैं वेंस वी कैलकुलेट द वैक, जब हम कैलकुलेट करते हैं ना वैक को, देन वी नो, फिर हम जानते हैं कि दिस इज़ द टोटल रिटर्न, और या फिर परसेंटेज होती है रिटर्न की, दैट वी हैव टू अर्न, जो हमने कम से कम अर्न करनी होती है टू सेटिस्फाई आवर डेट एंड इक्विटी होल्डर,
हमारे इक्विटी या डेट होल्डर जो है ना उनको मुतमईन करने के लिए कम से कम जो आप लोगों ने अर्न करनी होती है ना, ठीक है, ठीक है, जो चीज़ तो वो कम से कम हमें जो है ना वो टोटल रिटर्न जो हमने परसेंटेज के अंदर जो देना होता है हमने, वो कम से कम हमें वैक बताता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है 23% जो है ना वैक मीन, जिसका मतलब है कि बिज़नेस जो है ना वो उसको ज़रूरत है कि वो टारगेट करे अपना 23% प्रॉफिट वो अर्न करेगा। अगर बिज़नेस ने 23% अर्न कर लिया फिर तो वो बॉन्ड एंड डेट होल्डर जो है ना उनको सेटिस्फाई कर देगा और उनकी अमाउंट उनको पे कर देगा। अगर वो इससे ना कर पाया 23% टारगेट अचीव, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो डिविडेंड दे या इंटरेस्ट जो है ना वो दे पाए। अब इसका फार्मूला क्या होता है वैक का? वो होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़रा परसेंटेज ऑफ इक्विटी। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रखना है। कैलकुलेशन भी पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो नीचे वाली चीज़ है ना डेट, उसको ज़रब दे के उसको ज़रब देना है फिर 1 माइनस टैक्स रेट के साथ, ये सारी चीज़ें दी होंगी। उसके बाद आप लोगों ने इक्विटी और इक्विटी परसेंटेज उसको ज़रब देना है। इनको देने के बाद आखिर में दोनों चीज़ों को जमा करना है, ठीक है। ये नहीं है कि पहले आप इक्विटी की परसेंटेज निकाल लो ऊपर वाली जो है उसको, फिर जो है वो आप ऐड करो डेट के अंदर, उसके बाद ज़रब दो आप टोटल को 1 माइनस टैक्स रेट, गलत हो जाएगा जवाब। पहले आप लोगों ने ज़रूर देना होता है नीचे वाली ये अमाउंट है दोनों, यानी 1 माइनस टैक्स रेट को आप जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ डेट को जो आएगा ना ज़रब, उसके साथ इन दोनों को ज़रब दोगे। उसके बाद आप लोग जो है वो जमा करोगे इक्विटी के साथ जो भी जवाब आएगा। मतलब हम कंसिडर करते हैं कि द इनकम जो है ना टैक्स हमारा वो अफेक्ट करता है कैलकुलेशन के अंदर, आल्सो नोन एज द टैक्स शील्ड, तो वो टैक्स शील्ड भी कहलाता है। टैक्स शील्ड इज़ दी बेनिफिट है, टैक्स शील्ड वो बेनिफिट है दैट वी obtained when जब bearing दी डेट कोस्ट, इफ़ अगर प्रॉफिट इज़ रिड्यूस आवर टैक्स विल बी रिड्यूस। अब वो कहता है कि जब आप लोगों ने डिविडेंड देना होता है तो वो तो डिविडेंड डायरेक्ट आपके बंदे के पास पहुंच जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई भी आप लोगों को सेविंग वगैरह नहीं होती। लेकिन अगर डेट जो है ना डेट डेट जब आप लेते हो तो उसके ऊपर आपको ना इंटरेस्ट जो है ना वो देना होता है। जब इंटरेस्ट दे देते हो तो टोटल जो अर्निंग होती है आपकी उसकी अमाउंट कम हो जाती है। तो उस टोटल अमाउंट के ऊपर जो अर्निंग होती है ना आपकी, उसकी कम अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स जो है ना वो कम लगता है, जिससे आपकी कुछ टैक्स की सेविंग हो जाती है। उस चीज़ का नाम जो है वो टैक्स शील्ड कहलाता है, जिसको हम जो है वो टोटल परसेंटेज में से, यानी 1 माइनस टैक्स रेट से मुराद है ये पूरी की पूरी अमाउंट जो है ना, ये इक्वेशन 1 माइनस टैक्स रेट ये टैक्स शील्ड कहलाती है। तो जिसको आप पूरे 100% में से वो जो टैक्स सेविंग जो हुई है आपकी, या यूँ लगा लो 100 में से जो टैक्स रेट आपने देना था वो बच गया है, उसको माइनस कर दोगे तो बाकी जो परसेंटेज बच जाएगी वो डेट के साथ ज़रब हो जाती है, ठीक है। तो जो चीज़ सेव हो जाती है तो उसको कॉस्ट में से हम निकाल देते होते हैं ना, ऐसा ही है ना। तो इस तरह से होता है हमारे पास, ठीक है। फिर इनकर हम ये चीज़ जो है वो इनकर करते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ डेट, जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, इंटरेस्ट पेड ऑन द डेट, डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। प्रॉफिट इज़ रिड्यूस, प्रॉफिट कम हो जाता है, विच गिव्स इनकम, जो हमें इनकम देता है टैक्स सेविंग के ऊपर, ठीक है। और इस चीज़ का नाम जो है वो टैक्स शील्ड कहलाता है। वी कैन कंसिडर, हम कंसिडर कर सकते हैं वेट्स को इन स्केयर के अंदर, इन रुपीज़ के अंदर भी हो सकता है, स्केयर में हो उसमें हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, सॉरी। तो ये वेट जो है ना वो आपका पैसों में भी हो सकता है, आपका परसेंटेज में भी आ सकता है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। हम ज़रा अब इसको ना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वैक, उसका एक फार्मूले के ज़रिए जो हमने ऊपर देखा है उसको ज़रा हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ना इसने टाइप ऑफ कैपिटल दिया है, यहाँ पे कैपिटल से मुराद सरमाया है, जो कि आप जो है वो या तो आप कॉमन शेयर से लेते हो या प्रीफर्ड शेयर से लेते हो। ये दोनों की दोनों आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग के सोर्सेज हैं। फिर नीचे जो लोन बॉन्ड्स और लीज़ आ रहा है ना, ये आपकी डेट फाइनेंसिंग है। तो इस तरह से जो आपका जो ओवरऑल कैपिटल बना हुआ है ना वो डेट और जो बॉन्ड्स है ना उनसे बना हुआ है मिलके। तो अमाउंट जो है आपके पास, अमाउंट वो आपने जो कॉमन स्टॉक से ली है वो 30,000 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 1 लाख 1.5 लाख जो भी है। तो टोटल अमाउंट जो आपकी बनी है ना अब, जो आप लोगों ने फाइनेंस करवाई थी वो है ये 8 लाख रुपये फॉर एग्जांपल। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 8 लाख रुपये है। अब इनके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जो परसेंटेज आ रही थी ना, कितने कितने परसेंट था। अब जो कॉमन स्टॉक 22% था, 18%, 14, 17 ये बताया हुआ है। अब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब मालूम करनी है तो हमें पता है कि हर एक जो अमाउंट कॉमन स्टॉक की इन्वेस्ट आपने ली होगी, फाइनेंस करवाई होगी, उसमें से जो आपने कॉस्ट देनी है ना उसके ऊपर, उस कॉस्ट को ज़रब देते जाओ। यानी कि हम कहेंगे कि इक्विटी, हमने यही पढ़ा है ना,
यानी कि अमाउंट ऑफ इक्विटी, या लगा लो कि परसेंटेज ऑफ इक्विटी ज़रब परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 22%, और परसेंटेज मतलब जो अमाउंट थी उसकी वो कितनी है? 30,000। तो 30,000 ज़रब 22% करोगे तो आपके पास जो 3 लाख फॉर एग्जांपल है ना, ये 3 लाख के ऊपर आपने 67,000 जो है वो कॉस्ट देनी पड़ेगी। यानी कि आप कम से कम 67,000 रुपया ज़रूर अर्न करोगे, तब जाके जो है वो 3 लाख के ऊपर आप डेट की कॉस्ट है उसकी, जो काम इक्विटी कॉस्ट है कॉमन स्टॉक यानी उसकी आप कॉस्ट दे पाओगे। इसी तरह एक के ऊपर 18% देनी है, फिर कॉस्ट 14%। तो इनका 14% ये जो परसेंटेज दी हुई ना, वो निकाल लोगे, उसका ले लोगे टोटल, जो आ गया 1,51,000 रुपया। ठीक है, यानी कि आप 8 लाख के ऊपर अगर 1,58,000 रुपया अर्न करोगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप जो है वो अपने उन इक्विटी और डेट शेयर होल्डर को जो है वो उनकी कॉस्ट दे पाओ, यानी इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो इक्विटी प्लस डेट जो है ना, दोनों मिले यहाँ पे, तो मिल के उन्होंने 8 लाख रुपए की जो है वो फाइनेंसिंग करवा दी आपको, आपने पैसे ले लिए। अब ये थी टोटल अमाउंट। अब वो कहता है द रिटर्न ऑन अमाउंट इज़ टोटल। अब जो रिटर्न देना है ना आपने उस अमाउंट के ऊपर, यानी आपके लिए तो वो कॉस्ट है ना, वो है 1,51,000 रुपया। तो ये जो 1,51,000 है वैक, उसका फार्मूला हमारे पास होता है, जो पहले हमने निकाला है टोटल ओवरऑल करके। वो होता है कि टोटल जो आपके पास क्या है भला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1,51,000 है जो आपने देनी है, और जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल थी ना, वो आप लोगों ने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट की थी। तो जब इसको परसेंटेज पे निकालोगे आप लोग तो वो 18,75 आ जाएगा, 800। तो वो कहता है हाउ टू इंटरपोलेट। अब 18,75 को आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, इससे क्या मुराद है, ये क्या है 18,875 क्या चीज़ है? अब इस वैक की ज़रा एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। इफ़ द कंपनी अर्न 18,875, अगर तो कंपनी जो है वो 18,75 अर्न कर रही है ऑन द इंटायर कैपिटल, यानी 8 लाख के ऊपर अगर वो 1,51,000 रुपया कमा रही है, तो इट विल बी एबल, तो इस काबिल होगी ये कि वो पे कर सके अपने तमाम तरह के कैपिटल होल्डर, यानी 18,875 रुपया। टारगेट है, ये अमाउंट है प्रॉफिट की जो आपने कम अज़ कम ज़रूर अर्न करनी है, तब जाके आप डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है वो पे कर पाओगे। तो ये बताता है हमें वेक। तो दिस इज़ नॉट द मैक्सिमम अमाउंट, ये कोई ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट नहीं होती कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने इतना अर्न करना है, नहीं। ये कम से कम होती है कि एटलीस्ट इतना जो है वो आपको ज़रूर अर्न करना पड़ेगा ऑफ प्रॉफिट दैट द कंपनी शुड बी सीकिंग, जो कंपनी सीख कर रही होती है, ढूंढ रही होती है टू अर्न करने के लिए। दिस इज़ रेदर द मिनिमम अमाउंट होती है उस रिटर्न की, प्रॉफिट की, दैट द कंपनी शुड बी सीकिंग। तो वो कहता है इफ़ अगर कंपनी जो है वो अर्न कर रही है मोर देन 18,875, अगर वो 18,875 से ज़्यादा अर्न करनी है, तो इसका मतलब है कि जो कंपनी विल हैव मोर प्रॉफिट, तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। तो आफ्टर गिविंग इट आउट ऑफ द इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर को वो दे भी देगी तब भी उसके पास जो है वो प्रॉफिट की अमाउंट बच जाएगी, तो उसको वो दोबारा से रिटेन कर लेगी, कंपनी लगा लेगी अपनी कंपनी में, जिससे उसको और ज़्यादा जो है ना वो वेल्थ बढ़ जाएगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रॉफिट दिस विल ग्रो, द कंपनी को ग्रो करेगी इन द फ्यूचर के अंदर। यानी वह हमें बताता है कि आपने कम अज़ कम जो भी टोटल कैपिटल फाइनेंस करवाया हुआ है ना, डेट के थ्रू या फिर इक्विटी के थ्रू, उसके ऊपर आप लोगों ने देने कितनी है, आपको कॉस्ट कितनी पड़ेगी, यानी उनका जो रिक्वायर्ड रेट होगा ना सारों का, वो कितना है जो आपने देना है इंटरेस्ट या डिविडेंड की सूरत में। तो वो कम से कम अमाउंट जो होती है ना वो आपको बता रहा होता है वैक। अगर आप उस वैक से जो आपने परसेंटेज निकाली होती है, ठीक है, उसके बराबर अगर आप कंपनी में से अर्न कर रहे हो, तो फिर तो आप इस काबिल हो कि आप जो है वो उसको डिविडेंड या इंटरेस्ट जो है ना कंपनियों ने जो सेट किया हुआ था वो आप देने के काबिल हो। अगर वो उससे कम आती है तो फिर आप काबिल नहीं हो। अगर वो ज़्यादा आती है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे जा रहे हो, आप उसमें से डिविडेंड की अमाउंट भी पे कर दोगे, इंटरेस्ट भी पे कर दोगे, उसके बावजूद भी आपके पास जो है वो पैसे बच जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको पे करने के बाद भी अमाउंट जो है वो बच जाएगी। तो ये होता है जी आप लोगों के पास। अब जी हमारे पास आ गया जी टॉपिक नंबर 190, ये जी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। अब जो है ना हमने पता क्या करना है, वो जो चौथे मॉड्यूल के अंदर हमने सारे के सारे फार्मूले पढ़े थे ना, प्रीफर्ड शेयर का, बॉन्ड्स का, ठीक है। इसी तरह हमने कॉमन शेयर की वो पढ़े थे कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है, कीपॉन बॉन्ड, ठीक है। सारे तरह के जो बॉन्ड्स भी हमने पढ़े थे उनके जो फार्मूले पढ़े थे, वही फार्मूले यहाँ पे हमने अब पढ़ने हैं।
लेकिन यहाँ पे बजाय हमने वहाँ पे जो वी लिया था ना, वैल्यू ऑफ दी प्रीफर्ड शेयर, वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड्स, वैल्यू ऑफ द कॉमन शेयर, यहाँ पे हमने बजाय वैल्यू के ना वी की जगह पे हमने पी रखना है। यानी हम जो वैल्यू मालूम करेंगे ना वो हम करेंगे करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। तो वी को रिप्लेस कर देंगे उन फार्मूले सारों के सारों में हम पी के साथ, और जो हमने फाइंड करना है ना वो यहाँ पे आर मालूम करेंगे हम। क्या मालूम करेंगे? आर। यहाँ पे हमें पी यानी करंट मार्केट प्राइस दी होगी, यानी वी दिया होगा, लेकिन हमने आर जो है ना वो मालूम करना है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रेट होगा ना दरअसल हमारा, उनका मतलब जो हमने देना इंटरेस्ट और डिविडेंड होल्डर को, तो वो जो है ना उनका रिक्वायर्ड रेट वो अगर हमने मालूम कर लिया तो इसका मतलब है उनका रिक्वायर्ड रेट हमारे लिए तो कॉस्ट पड़ेगा ना, कॉस्ट माना जाएगा। हमने जो देना है रिक्वायर्ड रेट, दरअसल वो उनका जो रिक्वायर्ड रेट है वो हमारे लिए एज ए कॉस्ट सफ़र करेंगे हम। तो हमने वो अगर आर मालूम कर लिया तो हम सारी की सारी इक्वेशन को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि आर को हम लेफ़्ट साइड पे रख लेंगे, बाकी सारी चीज़ें जमा माइनस तकसीम जो भी हो रही हुई पावर बटा वो नेगेटिव पॉजिटिव करके उनको दाएं तरफ इक्वेशन को जो है वो सेट कर लेंगे। अब आ गया जी कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। एक प्रेफर्ड स्टॉक जो है उसकी कॉस्ट से क्या मुराद है? वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है डिविडेंड और कैश फ्लो विच आर जनरेटेड, जो कैश फ्लो जनरेट हुआ है। जो प्रीफर्ड स्टॉक जो होता है ना वो गेट प्रीफरेंस इन। अब इसकी एक खासियत होती है जी, ये तो ऊपर ऊपर वाली बात का पता चल गया ना, कि जो प्रीफर्ड शेयर होता है उसका फार्मूला होता है डी ओवर आर के, यानी कि वी इज़ इक्वल टू डी ओवर आर। ये फार्मूला था वैसे चौथे मॉड्यूल में, लेकिन यहाँ पे हमने वी इज़ इक्वल टू डी ओवर आर जो है ना इसको थोड़ी सी तब्दीली करनी है। फॉर एग्जांपल कि जो वी होता है ना वहाँ पे हम लेंगे पी यानी करंट मार्केट प्राइस, और आर हमने मालूम करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी ओवर पी, और आर जो यहाँ पे तकसीम हो रहा था उधर ज़रब हो जाएगा, और उधर जो पी ज़रब हो रहा होगा आर के साथ वो यहाँ पे आके डी के नीचे तकसीम हो जाएगा। तो एक नई इक्वेशन जो बनेगी ना हमारे पास, रिक्वायर्ड रेट ऑफ प्रीफर्ड शेयर यानी कॉस्ट ऑफ, हमने रिक्वायर्ड रेट जो है ना हमारे लिए उनका जो रिक्वायर्ड उसको हमने एज ए कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड शेयर का नाम देना है, कि जो इसका आर होगा ना वो बराबर हो जाएगा डी यानी डिविडेंड बटा पी के। ठीक है, तो ये बात है। वो कहता है कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक जो होती है दरअसल उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है डिविडेंड या फिर उसकी कैश फ्लो की बेस के ऊपर जो कि जनरेट हुई होती है। अब कहते हैं प्रीफर्ड स्टॉक जो है ना वो प्रीफरेंस हासिल करते हैं, उनको प्रेफर दी जाती है दो तरह से। नंबर एक, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनको पहले दिया जाता है। नंबर दो, अगर कंपनी वाइंड अप होने जा रही है तो उससे जो पैसे सामान वगैरह बेच के आप लोगों ने वापस जब डिविडेंड की अमाउंटें या प्रीफर्ड शेयर को पैसे लौटाने हैं तो सबसे पहले जो है वो डिविडेंड जो है या जो पैसे होंगे वो आप प्रीफर्ड शेयर के लौटाएंगे। ठीक है, यानी लिक्विडेशन की केस के अंदर एसेट के ऊपर जो पहला दावा करते हैं बंदे वो प्रीफर्ड शेयर होते हैं। उसके बाद इसका फार्मूला आर इज इक्वल टू डी ओवर पी, परपिचुटी वाला फार्मूला था ना जो, उसी को हमने यानी जो प्रीफर्ड शेयर वाला फार्मूला और जो परपिचुटी वाले फार्मूला जो है ना और ज़ीरो ग्रोथ फार्मूला ये सेम है तीनों। कौन कौन से भला? परपिचुटी का भी यही है, प्रीफर्ड शेयर का भी यही है, और कॉमन स्टॉक ज़ीरो ग्रोथ मॉडल का भी यही था। याद रखना है, क्योंकि इसके अंदर ना फिक्स जो है ना वो डिविडेंड होता है और जो है ना वो हमेशा के लिए चलता रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आर है ना वो है कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक जिसको कहते हैं वो है, सॉरी कैपिटल नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक है आर, और डी से मुराद है प्रीफर्ड का डिविडेंड, और पी से मुराद है प्राइस ऑफ द प्रीफर्ड स्टॉक मार्केट प्राइस। यानी कि तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर इक्विटी इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस के ऊपर ही हमने देखनी है। अब ये सारी की सारी चीज़ें पहले भी बताया कि वी को हम जो है वो अब एज अ आई वी जो था ना उसको एज अ पी लेके चलेंगे, यानी करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, वो फार्मूले सारे रिप्लेस कर देंगे हम। तो ये याद रख लेना फार्मूला आर इज इक्वल टू डी ओवर पी। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर आएगा ना वो रिक्वायर्ड रेट होगा, यानी कि हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी एक प्रीफर्ड स्टॉक की। उसके बाद है जी आर, यहाँ पे आपने मालूम करना है डी यानी डिविडेंड 5 है, करंट मार्केट प्राइस 60 रुपये है। तो आर जब आप मालूम करेंगे तो वो आएगा 8.33%। तो वो कहता है इससे क्या मुराद 8.33? वो कहता है अगर अमाउंट ऑफ प्रीफर्ड कैपिटल, एक प्रीफर्ड कैपिटल की जो अमाउंट है ना उन टर्म ऑफ इट्स मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर हम 8.33 अर्न करते हैं ना तो ऑन इट इसके ऊपर एज बिजनेस के तौर पे दे विल बी एबल, वो इस पोजीशन में होंगे कि वो अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना प्रीफर्ड शेयर का वो होल्डर को अदा कर सके। ठीक है, क्या मुराद इससे कि आपका जो रिक्वायर्ड रेट है ना 8.33,
ये 8.33 जो है ना, वो आपको ये बता रहा है कि अगर आप अपने उस प्रीफर्ड स्टॉक जिसके ऊपर आपने डिविडेंड 5 देना है और उसकी करंट मार्केट प्राइस 60 रुपये चल रही है, तो अगर आप उसके ऊपर 8.33% अर्न करते हो, यानी उसकी जो कॉस्ट है वो अगर आप आर जो है रिक्वायर्ड रेट है वो अगर 8.33 आ जाता है, तो इसका मतलब है ये कम से कम आपने इतना ज़रूर अर्न करना है। रिक्वायर्ड रेट जो है 8.33 हो, ठीक है। तो ये उसका बताएगा। अगर प्रीफर्ड शेयर जो है ना, कॉस्ट जो प्रीफर्ड शेयर की कॉस्ट होती है वो डिटरमाइन की जाती है विद रेफरेंस टू मार्केट के हिसाब से। वो कहता है वी लिंक डिविडेंड, हम डिविडेंड को लिंक कर देते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, यानी डी ओवर पी किया ना हमने, आर इज इक्वल टू डी ओवर पी, तो यही बात कर रहा है वो। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास परसेंटेज वी गेट इन दी कॉस्ट ऑफ कहता है वो जो परसेंटेज जो है ना वी गेट इन दी कॉस्ट ऑफ प्रीफेयर शेयर की सूरत में जो परसेंटेज हम हासिल करते हैं उससे मुराद उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड शेयर कहलाती है वो। उसके बाद आ गया जी कॉस्ट ऑफ कॉमन शेयर। अब जो कॉमन शेयर होते हैं ना, वो डिटरमाइन करने के लिए कॉमन स्टॉक वी में मार्क 3 बेसिक कंजप्शन, इसके 3 बेसिक कंजप्शन है जो चौथे मॉडल में हमने पढ़े थे। नंबर 1 तो था कि कॉमन स्टॉक जो होते हैं ना, उनके एजॉप्शन क्या होते हैं कि कुछ कॉमन स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको ना ज़ीरो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड मिलता है, कुछ होते हैं जिनको कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड मिलता है, कुछ होते हैं जिनको ग्रोथ मिलती है स्टेजेस के अंदर। चौथे मॉड्यूल में आप लोग ये बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं और हम इसके बारे में जीडीपी भी जमा करवा सके हैं, तो वो अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर था तो ये भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। तो ये जो ऑप्शन है ना, विल नॉट बी दी देयर वी विल टेक अबाउट दी प्रीफर्ड स्टॉक वाई। वो कहता है दीज ऑप्शंस विल नॉट बी देयर व्हेन वी विल टेक अबाउट दी प्रीफर्ड स्टॉक। तो वो कहता है प्रीफर्ड स्टॉक की बात कर रहे थे ना, तो ये वाले ऑप्शन वहाँ पे मौजूद नहीं थे। क्यों? क्योंकि जो प्रीफर्ड स्टोर होता है ना, उसके ऊपर कॉस्ट जो होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है, यानी उसी तरह जिस तरह आपका जो है ना वो डेट के ऊपर आप लोग देते हो ना फिक्स कॉस्ट, इसी तरह इसकी भी कॉस्ट फिक्स होती है, इसलिए इसके कोई असम्पशन नहीं होते। इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के परसेंटेज के हिसाब से इसको फिक्स कॉस्ट मिलती है। ओके, तो वाई क्यों नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड, ऐसा ग्रोथ क्यों है जिसके अंदर कोई ग्रोथ ना हो, क्या कहलाता है, वो कौन सा होता है? वो कहता है प्रॉफिट इफ अगर रिटेन बाय अ कंपनी विल इंक्रीज। वो कहता है प्रॉफिट जो है ना, अगर कंपनी रिटेन कर लेती है, कंपनी विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगा, द कैपिटल का साइज़ को बढ़ा देगा। देखो प्रॉफिट कर रही है ना, जो अर्न कंपनी कर रही है ना, उस अर्न कर कंपनी की जो प्रॉफिट है, अगर तो उसको रिटेन कर लेती है तो उससे प्रॉफिट जो है वो कंपनी का अगले साल बढ़ जाएगा, उसका कैपिटल साइज़ बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट की जो अमाउंट है ना वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए। वो कहता है इफ ऑल द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर आपने सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्या कर दिया, सारे का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने डिविडेंड के तौर पे, देन देयर विल बी नो ग्रोथ एंड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल सेम। तो इस तरह से कोई ग्रोथ नहीं होगी। दरअसल जो डिविडेंड होता है ना, वो जितना ज़्यादा पे करोगे आपकी कंपनी के अंदर उतनी ही कम प्रॉफिट होता चला जाएगा। जितनी रिटेन करोगे अमाउंट का, डिविडेंड कम दोगे, उतना ही कंपनी ग्रोथ करेगी और प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो आपकी कंपनी की जो ग्रोथ होती है वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग, यानी वो अमाउंट जो डिविडेंड के तौर पे नहीं की और कंपनी ने अपने ही अंदर सरमाए के अंदर दोबारा लगा लिया है, तो ये जितनी अमाउंट ज़्यादा लगाती जाएगी उतना ही ज़्यादा जो है वो आप प्रॉफिट गेन करते चले जाओगे। उसके बाद वाई क्यू ग्रोथ इन स्टेजेस। अब ग्रोथ इन स्टेज वाला क्या सीन है? जो ऊपर वाला था ना नो ग्रोथ, उसके अंदर तो सारे का सारा ही डिविडेंड दे दिया जाता है, और जो कॉन्स्टेंट है उसके अंदर ये है कि ख़ास अमाउंट जो है ना, अगर कंपनी फिक्स कर दे ख़ास अमाउंट जो है वो उसने रिटेन करनी है और ख़ास अमाउंट जो है वो आपने डिविडेंड जो होता है ना वो देनी है, तो फिर आपको एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ आपकी कंपनी ग्रो भी कर रही होती है और डिविडेंड जो है वो भी दे रही होती है। वाई की ग्रोथ इन स्टेजेस। अब स्टेजेस वाली ग्रोथ से क्या मुराद है? अगर प्रॉफिट रिटेन कर लिया जाए बाय द कंपनी इन वेरीड अमाउंट, मुख्तलिफ अमाउंट के अंदर, पहले 3-4 सालों के लिए एक अलहदा ग्रोथ रेट है, अगले 3-4 सालों के लिए अलहदा है, और आखिरी साल जाके फॉर एग्जांपल वो इनफाइनाइट तक लामहदूद हो जाता है। तो इस तरह का सीन जो होता है वो ग्रोथ इन स्टेजेस कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर हमेशा आखिरी जो स्टेज होता है ना, वो इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, वो हमेशा हमेशा वही चलता रहता है। वी एज्यूम दैट द बिजनेस इज़ गोइंग कंसर्न। और इसके अंदर यानी जो ग्रोथ इन स्टेजेस है, इसके अंदर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है ना वो गोइंग कंसर्न है, जिसका मतलब है कि आपका जो बिज़नेस है ना वो इस तरह चल रहा है कि ना वो हमेशा हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आ गया कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक।
वो कहता है अगर नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड है ना, फार्मूला वही है, पहले भी बताया, मेच्योरिटी वाला, कॉमन स्टॉक का जीरो ग्रोथ मॉडल वाला, और प्रीफर्ड स्टॉक का जो है ना फार्मूला सेम है। आर इज इक्वल टू डी ओवर पी। आर से मुराद है कोस्ट, डी से मुराद है डिविडेंड, पी से मुराद है मार्केट प्राइस। तो अगर आप नो ग्रोथ ऑफ डिविडेंड जो है, जिसकी फिक्स जो है ना वो आपको डिविडेंड दे रहे होते हो, इसलिए इसका फार्मूला भी प्रीफर्ड वाला है, जिसके अंदर आपने फिक्स जो डिविडेंड देना होता है। ठीक है, तो इसलिए आर इज इक्वल टू डी ओवर पी हो जाएगा। डी से मुराद है डिविडेंड, पी से मुराद है करंट मार्केट प्राइस, आर से मुराद है रिक्वायर्ड रेट, तो आर इज इक्वल टू 5/50, 10% आ गया कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड फार्मूला। अब जो कॉन्स्टेंट ग्रोथ ऑफ डिविडेंड फार्मूला है ना बच्चों, वो इस तरह से एडजस्टमेंट किया हमने कि उसकी जो फार्मूला हमने चौथे मॉड्यूल में देखा था कि आर इज इक्वल टू डी ओवर डी वन प्लस पी प्लस जी होता है। यहाँ पे पी से मुराद है मार्केट प्राइस, जी से मुराद है ग्रोथ रेट, डी वन से मुराद है नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। तो यहाँ पे डी वन मालूम करने के लिए पहले हम निकालेंगे डी वन। डी वन इज इक्वल टू होता है डी जीरो इंटू वन प्लस जी के। डी जीरो से मुराद है लास्ट ईयर डिविडेंड जो को दिया होगा। तो यहाँ पे आर मुराद है कोस्ट के, डी से मुराद है डिविडेंड, पी से मुराद है मार्केट प्राइस, जी से मुराद है ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो ये गोल्डन ग्रोथ मॉडल था ना GGM वाला, उसके अंदर डी वन इज इक्वल टू डी जीरो इंटू वन प्लस जी था। ठीक है, यहाँ पे डी जीरो से मुराद है लास्ट ईयर डिविडेंड, डी वन से मुराद है नेक्स्ट ईयर, और वन प्लस जी जो है वो हमें वन प्लस जी जो है वो हमें ग्रोथ रेट बता रहा होता है। ठीक है, तो आर से मुराद है, आर बराबर हो जाएगा डी वन बटा पी प्लस जी, पी से मुराद है मार्केट प्राइस। ठीक है, वही फार्मूला जो चौथे मॉड्यूल में हमने पढ़ा था ना कॉन्स्टेंट ग्रोथ फार्मूले का, उसके लिए हमने जी को बस पी वी जो है ना वी उसको एडजस्ट कर लिया पी के लिए, यानी वी इज इक्वल टू पी कर दिया, करंट मार्केट प्राइस कर दी, और जो हमारे पास आर था ना उसको उस फार्मूले में से निकाल के ना लेफ्ट साइड पे ले गए हम किसी भी तरह, और बाकी सारी जो चीज़ें थी उनको दाएं तरफ ले गए हैं, क्योंकि हमने निकालना है आर। आर बताएगा रिक्वायर्ड रेट जो कि हमारे लिए कॉस्ट होगा, और जो डिविडेंड होता है या फिर जो इंटरेस्ट होल्डर होते हैं उनके लिए एक रिटर्न के तौर पे जाएगा। तो आर की अमाउंट इस तरह से हमने एडजस्ट कर लेनी है, निकाल लेनी है, फार्मूला पता होना चाहिए। छोटे छोटे ये फार्मूले मरूजी में शॉर्ट में आ सकते हैं। तो डी वन इज इक्वल टू पी प्लस जी होता है आर। अब आगे जी कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक के अंदर जो ये ग्रोथ वाला है ना स्टेज वाला फार्मूला, इसमें दो तरह की हो सकती हैं स्टेजेस, एक टू ग्रोथ हो सकती है, एक थ्री स्टेज। पहले पिछले मॉड्यूल चौथे में हमने बिल्कुल इजीली पढ़ी हैं, अजप्शन भी दिए हुए थे, तफसील से वो डिटेल्ड में लेक्चर थे, इसलिए यहाँ पे उसने अब टू दी पॉइंट बातें की हैं। अब वो कहता है थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल कैलकुलेशन। अब जब ये जो आपने करनी है ना, जो ये स्टेजेस वाली ग्रोथ फार्मूले के अंदर रिक्वायर्ड रेट मालूम करना है, उसके अंदर सबसे पहले तो ये होता है कि डिविडेंड का जो है ना वो आप क्या मालूम करते हो कि डिस्काउंटिंग उसका निकालते हो, यानी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हो सबसे पहले तो डिविडेंड की। फिर लास्ट स्टेज होती है ना वो ऑलवेज हमेशा गो इन्फिनिटी, वो लामहदूद होती है, और फिर जो है वो अप्लाई कर देते हो आप कॉन्स्टेंट ग्रोथ वाला फार्मूला लास्ट स्टेज के ऊपर। तो लास्ट स्टेज जो होती है ना डिविडेंड की वैल्यू शुड भी फर्दर उसको डिस्काउंट किया जाता है जितने सालों तक पीछे आपने जाना होता है, फॉर द ईयर फ्रॉम वेयर द कॉस्ट लास्ट स्टेज स्टार्ट, लास्ट स्टेज जो है वो स्टार्ट हुई है। इन टू और थ्री स्टेजेस, दो या तीन स्टेज के अंदर ग्रोथ मॉडल जो होता है ना उसको डिटरमाइन किया जाता है। कॉस्ट ऑफ एनी कॉमन स्टॉक जो होता है वो यूज़ हम उसको इस्तेमाल करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि आप जब उस फार्मूले को जो आपने इस्तेमाल किया है ना, किसके अंदर भला कॉस्ट कॉन्स्टेंट, इसके अंदर स्टेज वाले ग्रोथ फार्मूले के अंदर, वहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हो कि आपको एक बता दिया जाएगा कि ये मार्केट वैल्यू है, इस मार्केट वैल्यू के ऊपर ना आप लोगों ने आर की वैल्यू मालूम करनी है, तो आर की मुख्तलिफ वैल्यू मालूम करते जाते हो। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ रही होती है ना रिक्वायर्ड रेट कॉस्ट, वो आपकी जो बताई हुई कॉस्ट होती है उसके बराबर हो जाती है, तो आप कहते हो कि इस मतलब कि मार्केट प्राइस के ऊपर ना ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर हम अर्न करेंगे तो जाके हम जो है वो इस काबिल होंगे कि हम जो है वो अपना रिटर्न एज अ डिविडेंड या फिर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो अपने बॉन्ड होल्डर या शेयर होल्डर को दे सके। अब ये जो होता है इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस एंड वी नेम इट एज कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक, कहते हैं दैट इज ग्रोइंग इन स्टेज, जो ग्रोइंग कर रहा होता है स्टेज के अंदर। अब वो कहता है कॉस्ट ऑफ जो कॉमन स्टॉक होता है ना वो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी आप मालूम कर सकते हो, ख़ास वक्त दिया होता है कि 3 साल से 4 साल तक जो है ना वो इस तरह से डिविडेंड चलना है। ठीक है, हर साल इतना इतना अगर वो चल रहा है तो वहाँ पे मेच्योरिटी वाला फार्मूला हमने लगाया था चौथे मॉड्यूल में। ठीक है ना, और इसी का सेम जो लेक्चर है ना मेरा, वो स्लाइडों वाली जो मैंने वजाहत की हुई है वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, मेरा सेम जो टॉपिक है ना मॉड्यूल नंबर जो है वो यही 10वां, इसके ऊपर मैंने स्लाइडों की भी एक प्ले लिस्ट पूरी की पूरी बना के फाइनल टर्म सिलेबस की छोड़ी हुई है अपने चैनल पे, तो वो अगर आप लोग जाके देखोगे तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और साथ अटैच भी किए हैं स्क्रीनशॉट जो चौथे मॉड्यूल के ऐड किए हुए हैं। तो वो कहता है कि इस तरह से जो कॉमन स्टॉक होता है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
अब वो कहता है कि बाइंग एंड सेलिंग प्राइस जो है ना वो देखते हो आप लोग। तो बाइंग प्राइस इज़ दी इन्वेस्टमेंट होती है ऑफ अ पर्सन की हु इज़ बाइंग द स्टॉक, जो स्टॉक को खरीद रहा होता है। जबकि सेलिंग प्राइस होती है वो रिटर्न होता है जो इन्वेस्टर जो होता है ना वो गेट करता है एट द टाइम व्हेन, जब सेल करता है स्टॉक को एट द एंड ऑफ द होल्डिंग पीरियड के आखिर में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो हमें दरअसल रिटर्न बताता है, मरूजी आई हुई है। अब फिक्स नंबर ऑफ डिविडेंड, कुछ जो डिविडेंड होते हैं उनकी फिक्स तादाद होती है। अगर एक कंपनी जो है इस पे करती है एनुअल डिविडेंड एंड वेयर वी आर होल्डिंग इट फॉर 5 ईयर, अगर वो सालाना डिविडेंड दे रही है और हमें वो 5 साल तक रखना है शेयर होल्डर, तो इसका मतलब है हम 5 डिविडेंड हासिल करेंगे। तो वो कहता है हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसकी? वो कहता है कॉस्ट ऑफ डिविडेंड दैट इन्वेस्टर विल रिसीव, कॉस्ट विच इज़ देयर इन द कैपिटल गेन या लॉस। अब वो जो कहता है इसकी जो कॉस्ट होती है ना डिविडेंड की, वो इन्वेस्टर वेल रिसीव करता है जो कॉस्ट, यानी कि उसका जो रिटर्न होता है ना वो हमारे लिए कॉस्ट के तौर पे आता है, जो कि हम कैपिटल गेन या लॉस जो है ना उस सूरत में अदा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? वो कहता है डिस्काउंटेड डिविडेंड। एक डिस्काउंटेड डिविडेंड यानी ऐसा डिविडेंड जिसको डिस्काउंट किया होता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी होती है, होल्डिंग पीरियड के लिए आप मालूम करते हो। तो ऑल दीज डिविडेंड आर इंडिविजुअल्स होते हैं। सो वी विल कैलकुलेट इट, हम इसको कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअली यानी इनफरादी तौर पे। यानी कि मुख्तलिफ होल्डिंग पीरियड के लिए अगर वो बता रहा है ना, तो पहले साल के लिए हम अलहदा मालूम करेंगे, दूसरे के लिए अलहदा, तीसरे के लिए अलहदा, चौथे के लिए अलहदा। और ये भी मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप जो है ना ऑर्डर या अनूटी का जो फार्मूला होता है ना प्रेजेंट वैल्यू वाला, ठीक है, तो वो भी आप लगा के यहाँ पे उसी को तरतीब के साथ एडजस्ट करोगे, आर की वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले जाओगे, उस फार्मूले को इस तरह से एडजस्ट करोगे तो बात आपकी बन जाएगी। तो डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ द होल्डिंग पीरियड। अब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना अपने होल्डिंग पीरियड के एंड के ऊपर जो प्राइस, वो क्या कहते हैं कि वी विल सी, हम देखेंगे कि कॉस्ट कंसीडरिंग द डिविडेंड, कॉस्ट जो है ना वो दरअसल हमें डिविडेंड की कंसिडरेशन बताती है। जाहिर है जो हमने डिविडेंड देना वही तो कॉस्ट है हमारे लिए। उसके बाद वी विल सी कॉस्ट कंसीडरिंग द प्राइस, इसी तरह हम प्राइस को कंसीडर करते हुए यानी वी की जगह पे हम पी जो है ना वो देखते हुए फिर हम मालूम करते हैं। उसी तरह वो कहता है इफ़ वी गेट मार्केट प्राइस आफ्टर द डिस्काउंटिंग दीज टू आर इक्वल टू मार्केट प्राइस, तो वी विल कॉल दैट रेट एज कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक फॉर अ होल्डिंग पीरियड। वो कहता है अगर वी इफ़ वी गेट, अगर हम हासिल कर लेते हैं, इफ़ गेट अगर हम हासिल करते हैं मार्केट प्राइस डिस्काउंट करने के बाद, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के बाद अगर हम मार्केट प्राइस मालूम करते हैं ना, तो दीज टू आर इक्वल, तो ये दो टू आर इक्वल, तो ये जो है ना वो दोनों के दोनों वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या फिर वो कहता है कि मार्केट प्राइस जो है ना उसको हम ये कहेंगे कि उसका रेट है ना एज कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक जो है ना एक होल्डिंग पीरियड के लिए वही होगा जो कॉमन स्टॉक का एक होल्डिंग पीरियड के लिए होता है। अब वो कहता है कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स, एक बॉन्ड जो है ना, ये यहाँ से ये जो चीज़ें हमें दी हुई है ना उसने फजूल से, ये यहाँ से अब वो फार्मूला जो है ना वो तो उसने दिए नहीं है, तो यहाँ से वो लॉन्ग शॉन्ग तो उठाने वाला नहीं है। बस इनके पता होना चाहिए कि कौन से मेथड आप कॉमन स्टॉक के अंदर इस्तेमाल करते हो, फार्मूला, बस ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से लॉन्ग नहीं आता ऊपर वाले में हिट एंड ट्रायल और ये, क्योंकि वो चौथे मॉड्यूल में सारी चीज़ें करवा चुका है, तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो वाला टॉपिक दोबारा रिपीट करे। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 195 की कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड जो है ना उसकी कॉस्ट क्या होती है। अब आगे बॉन्ड, ऊपर हमने जितनी भी बातें की ना अभी तक वो सारी इक्विटी के बारे में बात की थी। इक्विटी के अंदर हमने प्रीफर्ड शेयर देखा, उसका फार्मूला देखा कि वो होता है आर इज इक्वल टू डी ओवर पी के। इसी तरह हमने कहा फिर कॉमन स्टॉक की बात की, उसके अंदर रिजप्शन देखे, 3 स्टेजेस में होता है वो, ठीक है। एक होता है कि ज़ीरो वाला, एक होता है कॉन्स्टेंट, एक होता है स्टेज इन डिविडेंड इन स्टेज की ग्रोथ मॉडल के अंदर, ठीक है। तो उसके भी फार्मूले थे, कॉमन स्टॉक का सेम था जैसे प्रीफर्ड शेयर का था, बाकी जो नीचे वाले थे दोनों, वो कांस्टेंट का जो था वो था आर इज इक्वल टू डी वन बटा पी प्लस जी के। और जो स्टेज एंड ग्रोथ मॉडल वाला था ना उसका फार्मूला तो नहीं यहाँ बताया, लेकिन चौथे मॉड्यूल में जो हमने फार्मूले कैलकुलेट करके मालूम किए थे ना स्टेजेस फार्मूले के, सेम वही हमने हिट एंड ट्रायल मेथड बस यहाँ पे यूज़ करके मुख्तलिफ तरह के रिक्वायर्ड रेट डाल के हमने चेक करना है कि ये वाली जो करंट मार्केट वैल्यू जो है ना हमारे पास प्राइस वो 34 रुपये आ रही है, तो किस रेट के ऊपर जो है वो हमें ये 34 वाली अमाउंट जो है वो रिसीव होगी, तो वो वाली आप मालूम कर रहे होते हो, या वो 34 रुपये डाल के आप उस फार्मूले में, तो आप जब आर मालूम करते हो तो आपके पास जो परसेंटेज आती है, तो फिर आप ये कह देते हो कि इस परसेंटेज यानी ये वो जो अमाउंट है, ये वो जो कॉस्ट की परसेंटेज है जो मैंने कम अज़ कम ज़रूर अर्न करनी है, तब जाके मैं इस काबिल होऊंगा कि मैं अपने जो है ना वो स्टेजेस इन ग्रोथ वाले जो कॉमन शेयर होल्डर होते हैं ना उनका डिविडेंड जो है वो दे पाऊँ, ठीक है। अब आ गया हमारे पास बॉन्ड। अब हमने बात करनी है डेट की। दो तरह से बनता है ना हमारा कैपिटल, एक होता है इक्विटी से, एक होता है
जो है वो डेट से, और जो इक्विटी के ऊपर हमें लगती है कॉस्ट वो होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और जो डेट के ऊपर कॉस्ट पड़ेगी वो होती है कॉस्ट ऑफ डेट। तो अब ये जो है ना, वो तो हमने अब ख़त्म कर ली बात। अब आ गया हमारे पास, अब डेट वाले आ गई चीज़ें। डेट के अंदर आता है सबसे पहले बॉन्ड्स वगैरह, कि बॉन्ड इज़ अ डेट, बॉन्ड एक डेट होता है, डेट सिक्योरिटी है। दैट डेट इज़ अ पब्लिक डेट। अब ये डेट जो होता है वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है। वो जो पब्लिक डेट होते हैं ना, वो होते हैं कि अगर एक कंपनी लोन लेती है, डेट कराती है, फाइनेंस पब्लिक से, आवाम से ले लेती है, तो किसी भी इन्वॉल्व किए बगैर फाइनेंशियल इंटरमेडिटरी को, यानी बैंक वगैरह के थ्रू नहीं, डायरेक्ट आप आवाम से पैसे ले लेते हो, पब्लिक में आप बॉन्ड वगैरह इशू करके पैसे फाइनेंस करवा लेते हो, तो वो आपके पास जो है वो बॉन्ड्स की जो है वो पब्लिक बॉन्ड कहलाते हैं। अगर आपने कोई बैंक वगैरह से लिया होता तो इसका मतलब है बैंक के दरमियान में तीसरा पार्टनर आ जाना था, तो वो फाइनेंशियल वो इंटरमीडिएटरी कहलाता था और वो प्राइवेट होता। अब है लोन, वो कहता है इफ़, अगर इट ये इज़ है थ्रू फाइनेंशियल इंक्री। अब ये जो लोन वगैरह लेते हो ना, ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी को बीच में इन्वॉल्व किया होता है और फिर लेते हो एक कंपनी से आप, ठीक है। उसके बाद कुछ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं। अब कॉस्ट ऑफ बॉन्ड जो है ना, वो क्या है? देखो बॉन्ड के ऊपर जो कॉस्ट है ना, बॉन्ड वाला जो फार्मूला आपने चौथे मॉड्यूल में पढ़ा था ना, वही वाला फार्मूला आप लोग यहाँ पे लगाओगे, लेकिन आर को लेफ्ट साइड पे ले जाओगे, बाकी सारी चीज़ें दाएं तरफ। अब जो बॉन्ड के ऊपर कॉस्ट होती है ना, दरअसल वो बॉन्ड के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट वगैरह देना होता है ना, वो कहलाता है। अब रिटर्न या इंटरेस्ट दैट अ कंपनी हैज़ टू पे, उसे अदा करना होता है ना बॉन्ड होल्डर को, वो उसका क्या कहलाता है? कॉस्ट है। और उसका डिपेंडेंट किस पे होती है? कॉस्ट ऑफ बॉन्ड वर्सेस लोन की इंटरेस्ट, यानी लोन जो देते हो वो इंटरेस्ट के तौर पे, या बॉन्ड के ऊपर जो कॉस्ट होती है वो आपका इंटरेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। वो कहते हैं दिस ये डिटर्मिनेशन जो है ना इज़ डिपेंडेंट होती है ऑन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अब ये जो चीज़ है ना, ये भी आपने बॉन्ड वगैरह की जो आपने देना होता है ना इंटरेस्ट, ये भी करंट जो मार्केट प्राइस चल रही होती है ना उस बॉन्ड वगैरह की, उसके ऊपर देना होता है करंट मार्केट विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इज़ ऑन इट। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट देना होता है वो दरअसल आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट होता है, ठीक है। वेदर इट इज़ फिक्स, अब ये फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग करता हुआ, या फ्लोटिंग रेट भी हो सकता है। इंटरेस्ट जो है वो कहलाता है ये कॉस्ट जो होती है, जो डेट या बॉन्ड वगैरह की सूरत में आपने पे करनी होती है। इफ़ वी कंपेयर, अगर हम इसका मवाजना करें बॉन्ड के कॉस्ट के साथ या लोन के साथ, तो वो इंटरेस्ट यूजली कॉस्ट ऑफ बॉन्ड इज़ लेस देन दी लोन इंटरेस्ट। अब जो बॉन्ड के ऊपर जो कॉस्ट देना होती है ना आपने, वो कम होती है, और जो आपने लोन देना होता है ना डेट के ऊपर, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वो कहता है रीज़न क्या है इसकी, कि जो कॉस्ट ऑफ लोन होता है ना, लोन वगैरह होते हैं, आल्सो इंक्लूड द प्रॉफिट या रिटर्न ऑफ द इंटरमीडिएटरी। अब जो बॉन्ड होते हैं वो तो आप डायरेक्ट आवाम से शेयर इशू करके, सॉरी जो बॉन्ड होते हैं ना वो तो आप डायरेक्ट जो आवाम से बॉन्ड शो इशू करके वहाँ से पैसा ले लेते हो, उसके अंदर कोई बैंक वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर आप, और उसके ऊपर जो है कॉस्ट आपको एक सिंपल सा इंटरेस्ट जो है वो दे देना होता है, और आपका काम गुजारा हो जाता है। लेकिन जो डेट होता है वो आप लेते हो बैंकों से, जो बैंक ने पैसे लिए होते हैं किसी और बंदे से। अब बैंक ने क्या करना होता है, उसने एक तो उस बंदे का भी इंटरेस्ट निकालना होता है जिसको उसने पैसा रखा हुआ है बंदे ने बैंक में, दूसरा उन्होंने अपना भी मार्जिन निकालना होता है। इस तरह से जो डेट होते हैं ना उनके ऊपर आपको जो कॉस्ट पड़ती है वो ज़्यादा पड़ती है। अब भाई जी कॉस्ट एंड बॉन्ड की रेटिंग क्या है? वो कहता है कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, एक जो बॉन्ड होता है उसकी कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है आपके बॉन्ड की रेटिंग के ऊपर। एज द बॉन्ड गेट सिक्योर्ड, जितना ज़्यादा बॉन्ड आपका सिक्योर होता चला जाएगा, उसका रिस्क जो है वो कम होता चला जाएगा, तो उसके ऊपर जो रिटर्न है वो भी कम मिलेगा आपको, ठीक है। इसी तरह अगर रिस्क उसका ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसकी प्राइस जो है वो क्या है भला, कम हो जाएगी, ठीक है। सिक्योरिटी बढ़ने से प्राइस बॉन्ड की बढ़ जाती है। अब है टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड से मुराद है नो मैच्योरिटी बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जिनकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती, वो हमेशा हमेशा के लिए चलते रहते हैं, यानी परपीचुअल होते हैं। उसके बाद आ गया नॉन मैच्योरिटी बॉन्ड भी इनको कहा जाता है। उसके बाद है ज़ीरो कीपोन बॉन्ड। ज़ीरो कीपोन बॉन्ड क्या है, कि बॉन्ड विद नो इंटरेस्ट, जिनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, सिर्फ आपने आज की डेट के अंदर जो बॉन्ड लेना होता है ना, वो आपको कम प्राइस में उसकी असल अमाउंट से कम पे इशू कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल वो असल अमाउंट उसकी 1000 थी, आज वो आपको 700 का दे दिया जाएगा, और आपको कहा जाएगा कि आपको ये 1 साल बाद जो है वो 1000 रुपये जो है वो वापस कर देंगे, तो 300 का जो है वो कैपिटल गेन हो जाएगा आपको। इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह का कोई सीन नहीं होता, बस वो मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर आपको अपनी जो रियल मार्केट वैल्यू होती है ना वो दे देता है, जो कि आपने उससे पहले कम प्राइस के ऊपर उसको लिया होता है। कूपन बॉन्ड क्या होता है, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी होता है,
और इसकी एक मैच्योरिटी वैल्यू भी होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे दो फार्मूले लगते हैं, इंटरेस्ट रेट के अलग, वही चौथे मॉड्यूल के अंदर जो हमने मालूम किया था ना, सेम वही चीज़ है। तो वही बात हुई कि यहाँ पे दो फार्मूले लगाएंगे, मैच्योरिटी के लिए अलहदा और इंटरेस्ट के लिए अलहदा। अब व्हाट इज़ डिस्काउंटेड? डिस्काउंटेड से क्या मुराद है? यानी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने का नाम डिस्काउंटेड है। वो कहता है रेट डिटर्मिनेशन इज एक्चुअली, अब जो रेट जो डिटरमाइन करते हो ना आप, वो एक्चुअली क्या होता है, कैलकुलेट करते हो आप लोग उसकी कॉस्ट ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड की कॉस्ट को मालूम करने का नाम है। समझ आ रही है ना? यानी कि जो रिक्वायर्ड रेट आपने देना होता है ना, वो आपकी कॉस्ट होती है। देयर इज़ अ फेस वैल्यू होती है एक बॉन्ड की, देयर इज़ अ मार्केट वैल्यू होती है एक बॉन्ड की। वी कैलकुलेट द कॉस्ट विद रेफरेंस टू द मार्केट एंड वैल्यू के हिसाब से जो है वो हम इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, कॉस्ट बॉन्ड की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। वी विल रिलेट इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट को रिलेट कर देंगे एक बॉन्ड के विद द मार्केट प्राइस के साथ। अब है जी, इंटरेस्ट और मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है? देखो वो कहता है, ये जो हमने मालूम करनी होती है ना सारों के अंदर कोई ना कोई चीज़, वो होता है कि या तो इंटरेस्ट होगा, ठीक है, दूसरे के अंदर मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होगी, अगर मेच्योरिटी वैल्यू होगी तो इंटरेस्ट नहीं होगा, और आखिर वाला जो था उसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा और मेच्योरिटी वैल्यू भी होगी। अब है जी कॉस्ट ऑफ बॉन्ड। अब हमने कॉस्ट ऑफ बॉन्ड मालूम करनी है। सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे ज़ीरो की पॉन बॉन्ड जो है ना उसकी कॉस्ट। वो कहते हैं ज़ीरो की पॉन बॉन्ड जो है ना वो इज़ अ बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है ऑन विच, जिसके ऊपर ज़ीरो इंटरेस्ट इज़ रिसीव, कोई इंटरेस्ट जो है ना वो रिसीव नहीं होता, ज़ीरो इंटरेस्ट होता है। वाई वुड समबडी इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड, फिर इन्वेस्ट क्यों बॉन्ड जो अब इन्वेस्ट करेगा ज़ीरो इंटरेस्ट वाले में? वो तो परचेज प्राइस जो होती है ना उसकी, सेलिंग प्राइस आर द मार्केट वैल्यू, वो डिफरेंट होती है। डिफरेंस जो होता है ना इसके अंदर दो के अंदर, वो उसका रिटर्न है। मिसाल के तौर पे कम जो होती है ना उसकी वैल्यू, उसके ऊपर वो इशू कर दिया जाता है असल वैल्यू से, जिसकी वजह से वो बंदा उसको ख़रीद लेता है। फॉर एग्जांपल 600 रुपये का जो वो इशू कर दिया गया आपको आज, लेकिन उसकी असल वैल्यू 1000 चल रही थी, तो आपको 400 का प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है, और वो साल के बाद आपको 1000 रुपये लौटा दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको बेनिफिट होगा कैपिटल गेन की सूरत में। नो इंस्टॉलमेंट, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती इसके अंदर, ठीक है। बस मेच्योरिटी वैल्यू वैल्यू पे जाके आपको वो मेच्योर जब होगा उस वक्त आपको पैसे दे देगा मुनाफे की सूरत में। डिस्काउंट द मार्केट वैल्यू, जो मेच्योरिटी वैल्यू है ना वो आप लोग इसकी डिस्काउंट करते हो। वी डिस्कस द मार्केट वैल्यू विद रिफरेंस स्पेसिफिक रेट के हिसाब से। तो दिस रेट वेन जब वही डिस्काउंट करते हैं तो एम वी मेक इट इक्वल टू दी करंट मार्केट प्राइस के बराबर बना देता है वो, जो कि उसकी कॉस्ट ऑफ बॉन्ड जो है वो कहलाती है। फार्मूला क्या होता है जिसका, ये याद आप इन्हें इधर क्या करना है पता है, आप लोगों ने सिर्फ इसके फार्मूले याद करने हैं बस। ज़ीरो के पोन का क्या है, कीपोन का क्या है, और जो है वो उसके बाद जो है ना ये परपीचुअल बॉन्ड का क्या है, बस ये पता होना चाहिए आप लोगों को। वी इज़ इक्वल टू होता है एम वी बटा 1 + r के, और ये इसकी पावर माइनस होती है। तो अब यहाँ पे हमने कहा था कि हम इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे कि वी की जगह पे हम पी वी लगा लेंगे, ठीक है। यानी दरअसल ये जो फार्मूला है ना ये निकला पी वी इज इक्वल टू एफ वी बटा 1 + r की पावर माइनस एन में से निकला है। एफ वी से मुराद यहाँ पे मेच्योरिटी वैल्यू है विच इज़ इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर के अंदर आएगी हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना। अब अगर आर के लिए, यानी यहाँ पे तो हमने अब मालूम करना है आर रिक्वायर्ड रेट हम मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम उस इक्वेशन को जो ऊपर वाली आई थी ना हमारी, उसको हम रीअरेंज करेंगे इस तरह से कि वी की जगह पे हम पी पुट कर देंगे, आर को आर ही रहने देंगे, और बाकी सारी चीज़ों को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे या दाएं तरफ ले जाएंगे, बस आर को एक तरफ रख लेंगे। तो ये जो फार्मूले की इक्वेशन हमारे पास तरतीब से आएगी ना, वो ये आ जाएगी कि आर इज़ इक्वल टू होता है पी ओवर एम वी की पावर -1/n की -1, जो कि ये किसका है भला? ये हमें बताता है हमारे ज़ीरो की पोन बॉन्ड का कॉस्ट मालूम करने का फार्मूला है, ज़ीरो की पोन बॉन्ड का। अब होता है कॉस्ट ऑफ परपीचुअल बॉन्ड। अब परपीचुअल बॉन्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ नो मेच्योरिटी, यानी कि ऐसा बॉन्ड होता है जो हमेशा चलता रहता है, इसकी कोई मेच्योरिटी बॉन्ड की जो वैल्यू मेच्योरिटी मतलब कि मेच्योरिटी एज नहीं होती, उसको कैलकुलेट किया जाता है बस वही कंसिडर करके इंटरेस्ट को। तो इसके अंदर इंस्टॉलमेंट तो होती है, मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती, हमेशा चलता रहता है। और इसका फार्मूला वही है जो हमने प्रीफर्ड स्टॉक या कॉमन स्टॉक वाला पढ़ा था कि वी इज इक्वल टू डी ओवर आर होता है। तो यहाँ पे हम इसको वी इज इक्वल टू आई ओवर आर के तौर पे इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि आर को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, वी की जगह पे पी लगा देंगे, और आई हमारा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट यूँ ही रहेगी। तो आर इज इक्वल टू आई ओवर पी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ कॉमन बॉन्ड, जो कॉमन बॉन्ड होते हैं ना उनके ऊपर एक कॉमन रेट होता है, उनकी मेच्योरिटी वैल्यू भी होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड हम यूज़ करते हैं और डिस्काउंट करते हैं, पहले इंस्टॉलमेंट की यानी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं, और मेच्योरिटी वैल्यू की भी अलग-अलग दोनों फार्मूले लगा के मालूम कर लेंगे। जो मेच्योरिटी वैल्यू फार्मूला है ना वो तो वही है, वी इज इक्वल टू एम वी बटा 1 + r की पावर n। और जो इंस्टॉलमेंट मालूम करने का है ना वो आपका प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला ऑफ जो ऑर्डर एनुटी है ना
उसका हमने मालूम किया था चौथे मॉड्यूल में। तो वही फार्मूला इस तरह अरेंज कर लेंगे कि लेफ्ट साइड पे आर को रख लेंगे, बाकी सारी चीज़ें दाएं तरफ ले जाएंगे। अब है जी बॉन्ड यील्ड क्या है और यील्ड टू मेच्योरिटी क्या कहलाती है। देखो बॉन्ड यील्ड से मुराद है कि बॉन्ड के से आने वाला जो पैसा होता है, हमारे पास रिटर्न होता है, उसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर मालूम करना। रिटर्न को, यानी रिटर्न जो है ना बॉन्ड होल्डर का, वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर कितना है, उस चीज़ का नाम बॉन्ड यील्ड कहलाता है। इफ़ अगर बॉन्ड हैज़ पार वैल्यू 1000 और कीपोन रेट 10%, तो उसके ऊपर जो 1000 तकसीम जो वो ये 100 है ना, उसकी असल जो वैल्यू है वो कितना बता रहा है, 1000 है, ठीक है। और जो कीपोन रेट है ना वो 10%। अब 1000 का 10% अगर हम निकालें तो वो बनता है 100 रुपया। तो 100 को अगर हम डिवाइड करें 1000 के साथ तो वो 10% बन रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर बॉन्ड जो है ना वो सेल हो रहा है मार्केट के अंदर 2000 का, और उसकी जो 100 रुपये इंटरेस्ट है उसके ऊपर, तो वेन जब डिवाइड करेंगे हम 2000 के साथ तो ये बनेगा तकरीबन 0.1। तो 0.1 को 1000 के साथ तकसीम दें तो 100 रुपीज़ बनते हैं। अब 100 रुपीज़ का अगर हम परसेंटेज निकालें तो 5% बनता है। लॉजिक इज़ दैट दी बॉन्ड होल्डर इज़ पेइंग द प्राइस करंटली एट द मार्केट मोमेंट। अब जो ये बात, ये सिंपल बात ये हुई कि आपके पास जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट या रिटर्न या डिविडेंड जो देना होता है, कॉस्ट जो होती है, वो आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से निकालते हो। अब यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होती है, वो कहते हैं रिटर्न ऑफ द बॉन्ड होल्डर। जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उनका रिटर्न जो है ना, जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट भी मौजूद होता है और उनकी मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर उनके जो कैपिटल गेन हासिल होता है वो भी शामिल होता है, तो उसको यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने आज बॉन्ड लिया, वो 10 साल तक चलता रहा, आपको इंटरेस्ट मिलता रहा, डिविडेंड की सूरत में मिलता रहा या बॉन्ड की सूरत में मिलता रहा। लेकिन जब वो सेल हुआ, आखिर में जब वो मैच्योर हो गया, उस वक्त उसकी जो असल अमाउंट थी ना वो तो थी 1000 जब लिया था, अब वो बिक रहा है 1200 का, तो 200 रुपये वहाँ से इजाफी जो प्रॉफिट हुआ ना वो कैपिटल गेन कहलाता है। तो इस तरह से जो यील्ड टू मैच्योरिटी होती है ना, तो वो इंटरेस्ट और आपका जो कैपिटल गेन होता है उसका जो टोटल जो आपको हासिल होता है वो आपका यील्ड होती है, यानी पैदावार होती है मैच्योर होने पे। अब रिटर्न ऑफ द बॉन्ड होल्डर का जो रिटर्न होता है ना, वो मैच्योरिटी वैल्यू या फिर जो होल्डिंग पीरियड होता है ना उसके ऊपर जो भी आपका गेन होता है वो कहलाता है। वी कंसिडर टू थिंग्स, हम दो चीज़ों को ज़हन में रखते हैं। प्राइस एट विच द बॉन्ड इज़ बॉट, यानी वो प्राइस जिसके ऊपर बॉन्ड को ख़रीदा गया था, और प्राइस एट विच द बॉन्ड इज़ सेल, और वो कीमत जिसके ऊपर बॉन्ड को सेल किया गया है। इट मे बी द मार्केट वैल्यू या मेच्योरिटी वैल्यू। अब ये जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू भी हो सकती है। एंड वी एवरेज यूज आउट इट, हम इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं। वी एवरेज आउट द इन्वेस्टमेंट को एट द स्टार्ट एंड द एंड, हम एंड और स्टार्ट के ऊपर भी उसका एवरेज निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये ना फार्मूला आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, वाई टी एम, यील्ड टू मेच्योरिटी वैल्यू। यहाँ पे सी से मुराद है बच्चों आपका कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एनुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, यानी इंटरेस्ट की अमाउंट है ये सी से मुराद। और जो एफ वी है ना, उससे मुराद है आपकी मेच्योरिटी वैल्यू, यानी जो फ्यूचर में जाके मेच्योर होगा उस वैल्यू। पी वी से मुराद है करंट मार्केट वैल्यू, और टी से मुराद है टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। पर ईयर कैपिटल गेन, अब ये जो कैपिटल गेन होगा ना आपको पर ईयर, पी वी, ये वो बताता है आपका, ठीक है। ये डिफरेंस जो है 1000 माइनस 850/7, और जो 150 है वो इंटरेस्ट है। और एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर दी होल्डिंग पीरियड जो है ना वो आपकी नीचे बटे में दी हुई है। तो ये आप जब मालूम करोगे ना सारी के साथ, तो वाई टी एम आ जाएगा आपके पास। ये बस ये पता चाहिए, सी से मुराद है एनुअल इंटरेस्ट, एफ वी से मुराद है मेच्योरिटी वैल्यू, पी वी से मुराद है करंट मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू, ठीक है, और टी से मुराद है टाइम पीरियड। बस ये पता होना चाहिए। अब यील्ड टू मेच्योरिटी क्या बताती है हमें, ये परसेंटेज क्या कह रही है। वो कहता है यील्ड टू मेच्योरिटी इज़ दी एवरेज रिटर्न होता है, यानी एवरेज कम से कम कितना रिटर्न जो है वो आपको गेन करना पड़ेगा या देना पड़ेगा मेच्योरिटी पे, द बॉन्ड होल्डर गेट, हासिल करेंगे वो ओवर दी होल्डिंग पीरियड। यानी कि उनका जो असल ये जो वाई टी एम है ना, यील्ड टू मेच्योरिटी वाला फार्मूला, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम ये देखना चाह रहे थे कि कम से कम जो बॉन्ड होल्डर है ना, ठीक है, बॉन्ड होल्डर को कम से कम कितना जो है ना वो क्या मिलेगा, एवरेज जो है ना वो रिटर्न मिलेगा। यील्ड टू मेच्योरिटी इज़ दी एवरेज रिटर्न होता है हमारा जो बॉन्ड होल्डर हासिल करता है ओवर दी होल्डिंग पीरियड के ऊपर। अब है जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपम। अब ये जो कैपम है ना, इसको देखते हुए आप लोग अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम कर सकते हो। हमें पता है कैपम का फार्मूला जो है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम इसको कह सकते हैं, आर ई, वो बराबर होगा हमारा
रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी आर एफ के प्लस बी से मुराद है बीटा यानी रिस्क, ज़रब आर एम माइनस आर एम से मुराद है रिस्क प्रीमियम। तो ये जो आर यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, वो हम मालूम इस तरह करते हैं, हाई बीटा विल इंक्रीज दी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी बीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर वो कम हुई तो वो कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ गया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है कि वी सी दैट अ पर्टिकुलर बिजनेस, हम ये देखते हैं कि ख़ास बिजनेस जो है ना वो एडिंग टू द वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर जो होता है ना उसकी वेल्थ दौलत बढ़ा देता है, अच्छा जो बिजनेस होता है, क्योंकि उससे उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है डिविडेंड का। व्हाट एक्सटेंट, वो कहता है कि इफ़ अगर एक बिजनेस जो है वो इससे काबिल हो कि वो अर्न कर रहा है मोर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, देन फिर दिस विल बी एन इकोनॉमिक एडिशन इन द साइज वैल्यू। वो कहता है अगर एक बिज़नेस ऐसा है जो ना अपने जो उसने डिविडेंड देना है या इंटरेस्ट देना है उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इससे वो कहता है कि उसकी जो इकोनॉमिक वेल्थ है ना वो बढ़ जाएगी बिज़नेस की, वो अपनी वैल्यू को ऐड करेगा, साइज़ बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ईवीए इज़ बेसिकली मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मालूम करने का नाम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देते हो तो वो इसके बराबर होता है। टेल्स दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताता है इन एक्सेस ऑफ इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाने से कितनी मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो आप और बढ़ा रहे हो। तो इसका फार्मूला भी होता है एक, ठीक है, वो ई वी इज़ नेगेटिव या पॉजिटिव, इसका डिसीजन क्या क्राइटेरिया होता है कि अगर ई वी ए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पॉजिटिव है तो इसका मतलब अर्निंग पावर जो है ना आपकी ज़्यादा है आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे, और इन्वेस्टर जो है ना उसका साइज़ जो है और जो फ़िल्म जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? यानी उसका जो रिटर्न जो है ना वो भी बढ़ता चला, वो बढ़ा दोगे आप लोग, ठीक है? यानी कि जो प्रॉफ़िट है वो बढ़ जाएगा आप लोगों का, ठीक है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बढ़ने से आपका अर्निंग मोर देन द एक्सपेक्टेशन, जो आप तवक्को कर रहे थे उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हो। इन्वेस्टर्स की तवक्कुआत से उनका साइज़ जो फ़िल्म का है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद अगर नेगेटिव आ जाए ईवी, मतलब अर्निंग लेस देन दी एक्सपेक्टेशंस, अर्निंग जो है वो कम होती है अपनी एक्सपेक्टेशन से इस सूरत में अगर वो नेगेटिव है ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के एंड साइज वेल श्रिंक, और इस तरह से जो साइज होगा वो श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद है जी व्हाट इज़ ई वी ए ज़ीरो, अगर ई वी ए ज़ीरो के बराबर हो जाए फिर अर्निंग एक्सपेक्ट एग्जैक्टली एज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर हैज़ नो ई वी ए। इस सूरत के अंदर जो अर्निंग होती है ना आपकी वो एग्जैक्टली उतनी ही होती है जितना इन्वेस्टर आपसे रिक्वायर कर रहा होता है, कोई इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इंक्रीज़ नहीं होगी, वो नो ई वी ए, वहाँ पे ई वी ए नहीं होगा। ई वी ए का फार्मूला होता है नो पैट यानी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप माइनस कर देते हो इन्वेस्टेड कैपिटल ज़रब वैक के हासिल ज़रब को, इन्वेस्टेड कैपिटल ज़रब वैक को हासिल ज़रब को माइनस कर देना है नो पैट यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना उसमें से। तो इंक्लूडिंग इसके अंदर जो कैपिटल होगा ना वो दोनों तरह की चीज़ें हो सकती हैं, डेट भी और इक्विटी की भी अमाउंट टोटल, ठीक है। दैट इन्वेस्टर वांट टू अर्न फ्रॉम दी बिजनेस, जो बिजनेस से वो इन्वेस्टमेंट जो अर्न करना चाह रहे होते हैं। तो ये था आपका पूरे का पूरा मॉड्यूल बच्चों, ठीक है। इसको मैं दोबारा ज़रा एक नज़र जो है वो रिवाइज़ कर देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ मरूज़ी क्या आ सकती है, शॉर्ट क्या आ सकता है, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो। सबसे पहले तो ये है कि मेरा इसका जो बना हुआ है ना स्लाइडों के ऊपर एक लेक्चर है वो भी देख लो, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं समझाने के लिए। चौथा मॉड्यूल जो है वो भी मैंने वहाँ पे थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन के साथ बताया है आप लोगों को, साथ साथ यहाँ पे भी बताया तो है मैंने, अब हर चीज़ बताई है। तो ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने साथ साथ लेके चलनी है। अभी मैं इसको करता हूँ रिवाइज़, ऊपर से एक गो थ्रू करते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों की जो है वो एक बार समझ आ जाए और बात पल्ले पड़ जाए। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये था कि हम जो कैपिटल होता है ना हमारा, कैपिटल सरमाया होता है, उस कैपिटल के ऊपर जो हमने जो उसको फाइनेंस करवाया होता है वो दो तरह से करवाते हैं, या इक्विटी से या डेट से। इक्विटी के अंदर क्या शामिल है, कॉमन और प्रीफेयर, और डेट के अंदर ये बॉन्ड वगैरह शामिल होते हैं। इक्विटी के ऊपर जो आपने कॉस्ट देना होती है ना, यानी डिविडेंड देना होता है वो डिविडेंड होता है, ठीक है। और डेट जो होती है ना उसके ऊपर कॉस्ट देना होती है जो वो आपका इंटरेस्ट होता है। अब जो आप लोगों के लिए ये जो देना है ये आपको एक कॉस्ट पड़ रही है, और जो उन बंदों के लिए जिन्होंने वो लेना है यानी जो बॉन्ड होल्डर शेयर होल्डर होते हैं उनके लिए वो रिटर्न है। तो उनका जो रिक्वायर्ड रेट होगा ना आप लोगों से जो लेने का, वो दरअसल आप लोगों की परसेंटेज बताएगा, आप लोगों का कॉस्ट के तौर पे आप उसको ज़हन में रखोगे, ठीक है। और ये मार्केट प्राइस के ऊपर जो है वो आपने मालूम करनी होती है सारी की सारी, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट होती है ना दरअसल इक्विटी की अलहदा होती है और डेट की अलहदा होती है।
इक्विटी के ऊपर आप लोग क्या देते हो भला? आप डिविडेंड की सूरत में और जो डिविडेंड जो दूसरा होता है डेट की सूरत में आप इंटरेस्ट देते हो। अब ये जो होता है इंटरेस्ट और ये आपने कहा कि वो मार्केट प्राइस के ऊपर हम रिक्वायर्ड रेट मालूम करेंगे उसका। यानी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो परसेंटेज में निकालोगे जो करंट मार्केट प्राइस चल रही होती है किसी भी बॉन्ड की, शेयर की, उसके ऊपर। तो वो जो मार्केट रिक्वायर्ड रेट होता है वो आप किस तरह से जो है वो अपना स्टैंडर्ड सेट करते हो। नंबर एक तो मार्केट के अंदर जो रिटर्न चल रहा होता है वो देख सकते हो आप। अगर कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मौजूद है उस तरह के बॉन्ड के ऊपर तो वो देख लोगे आप। या कोई भी और दूसरे जो पास्ट रिजल्ट होते हैं या पहले जो आपने गेन किया हुआ है उस बॉन्ड के ऊपर उस हासिल को मद्देनज़र रख के भी आप जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो अदर बेंचमार्क्स को देखते हुए। अब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है ना, आप लोगों को पता है इक्विटी के अंदर क्या शामिल होता है? प्रीफर्ड शामिल होते हैं और सॉरी कॉमन शेयर शामिल होते हैं। तो इसका मतलब हुआ अगर हम जो पहले हमने चौथे मॉड्यूल के अंदर जो प्रीफर्ड शेयर वाला फार्मूला पढ़ा था ना, उसकी हम अरेंजमेंट कर लेते हैं इस तरह से कि आर को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएँ और वहाँ पे जो हमने वी लगाया था, वी की जगह पे हम पी को कंसीडर करेंगे, करंट मार्केट प्राइस को। तो वो फार्मूले को एडजस्ट करके हम प्रीफर्ड शेयर का जो वैल्यू है ना रिक्वायर्ड यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड शेयर है, वो मालूम कर लेंगे। और इसी तरह कॉमन वाला जो फार्मूले हमने चौथे मॉड्यूल में देखे थे, उसके 3 स्टेज वाले गौरव फार्मूलों को हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि आर को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे हर फार्मूले के लिए, वी की जगह वो पी को लगा देंगे। तो हमारे पास कॉमन जो शेयर होते हैं ना उनकी कॉस्ट आ जाएगी यानी उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आ जाएगा। उसके बाद डेट जो होता है ना, डेट के ऊपर आप लोगों ने एक फिक्स अमाउंट जो है वो डिवि जो इंटरेस्ट जो होता है वो देना होता है। तो ये जो होता है ना उसके बाद आ गया हमारे पास अब वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या बता रहा था, इसका एक फार्मूला था, ये बताता है कि आप लोगों ने ना मुख्तलिफ तरह की जो ये स्टॉक वो फाइनेंसिंग करवाई है ना मुख्त या इक्विटी से या डेट से है, वो कितनी-कितनी परसेंटेज में कराई है और उसकी कितनी-कितनी कॉस्ट जो है वो आपने अदा करनी है। तो वो जो जितनी परसेंटेज आपने उसकी ली थी वो और जितना कॉस्ट देना है वो उनको ज़रब दे के और जो डेट होता है उसमें से टैक्स शील्ड को निकालने के बाद आप जो है वो क्या मालूम कर लेते हो उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाती है कि कम से कम आप लोगों ने इतना ज़रूर अर्न करना है इसके परसेंटेज के ऊपर, आप जो इस काबिल होंगे कि आप जो है वो कॉस्ट जो है वो आप अदा कर सको अपने डिविडेंड और इंटरेस्ट के लिए। तो ये हमने फिर यहाँ फार्मूला देखा, उसको ज़रा मालूम किया और ये डेट का इक्विटी का जो है ये फार्मूला आपको वैक का पता होना चाहिए। यानी टोटल जो आपको कॉस्ट पड़ी है उसका मजमूआ बटा टोटल जो आपने फाइनेंसिंग करवाई थी उसकी इकट्ठी होने वाली अमाउंट, उसको तक़सीम करके ज़रब दोगे 100 के साथ तो परसेंटेज आ जाएगी और ये परसेंटेज हमें बताएगी कि कम से कम आपने 1,51,000 रुपया ज़रूर प्रॉफ़िट अर्न करना है 8 लाख के ऊपर जो आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनेंसिंग करवाई थी ना मुख्तलिफ तरह के सोर्सेज से, कैपिटल जो आपने इकट्ठा किया था अमाउंट 8 लाख वो, उसके ऊपर आपने कॉस्ट कम से कम 1,51,000 ज़रूर जो है वो अर्न करनी है, ताकि आप 18,875 रुपये पूरे या इससे ज़्यादा अर्न करोगे तो आप इस काबिल हैं कि आप अपना डिविडेंड या इंटरेस्ट दे पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद आ गया जी प्रेफर्ड स्टॉक, जो उसका फार्मूला था उसको कैसे मतलब प्रेफर किया जाता है, दो खसूसियात थी। ये आर इज इक्वल टू डी ओवर पी होता है, सेम यही फार्मूला आपका जो है वो जो मेच्योरिटी वाला होता है ना आपका, ठीक है, फार्मूला उसके लिए भी होता है, यानी कॉमन स्टॉक वाला भी यही है। ठीक है, और आपके जो ज़ीरो ग्रोथ कॉमन स्टॉक है उसका फार्मूला भी यही है, प्रीफर्ड स्टॉक का भी यही है। और आपका जो एक बॉन्ड है ना जिसको आप कहते हो ज़ीरो कूपन बॉन्ड, जो हमेशा हमेशा चलता रहता है, परपेचुअल बॉन्ड होता है, उसका भी यही फार्मूला है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आर इज़ इक्वल टू डी ओवर पी होता है, तो ये मुख्तलिफ तरह से आप जो है वो मालूम करते हो। फिर कॉमन स्टॉक आ गया, उसके 3 अज़म्पशन है, तीनों की खसूसियात आप चौथे मॉड्यूल में पढ़ चुके हो तफसील के साथ। तो ये पहला फार्मूला याद कर लो ज़ीरो ग्रोथ का, वही है जो हमने अभी ऊपर प्रीफेड का पढ़ा था, और सेम इसी तरह चौथे मॉड्यूल में भी सेम ही थे, प्रीफेड का भी और ज़ीरो ग्रोथ वाला भी। ठीक है, तो ये था हमारा कॉमन स्टॉक का, ये भी फार्मूला पता होना चाहिए यहाँ तक। तो बाकी आ जाता है ये स्टेज की खसूसियात पता होना चाहिए, एज़म्पशन पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फार्मूला हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए मालूम करना है। बस फार्मूला वही है जो चौथे मॉड्यूल में पढ़ा था, बस आर के लिए इक्वेशन को आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है कि आर लेफ्ट साइड पे ले जाओ, बाकी सारी चीज़ें दाएँ तरफ ले जाओ। हिट एंड ट्रायल मेथड डिस्काउंट मालूम किया जाता है और ये पता होना चाहिए। फिर बॉन्ड आ गए, बॉन्ड जो क्या होते हैं बच्चों, कि पब्लिक बॉन्ड होते हैं जो आप डायरेक्ट आवाम में इशू करके पैसे ले लेते हो उनसे, और उनको इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत दे के आप उनको फ़ारग कर देते हो, और इसकी जो आपको कॉस्ट होती है वो कम पड़ती है। दूसरी तरफ जो प्राइवेट होता है ना, वो बैंक वगैरह बीच में इन्वॉल्व होते हैं, तो बैंक में ने भी अपना इंटरेस्ट रखना होता है, बंदों को जिनको देना है, वहाँ पे जिनका पैसा पड़ा हुआ है, उनको भी देना है, तो उस पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, ठीक है? तो ये होता है, लोन वगैरह की सूरत में लेते हो सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। अब बॉन्ड की जो कॉस्ट होगी ना, उससे मुराद वही फार्मूले हैं जो सारे चौथे मॉड्यूल में पढ़े थे, बस उनकी थोड़ी-सी हमने चेंज ही करनी है। अब उसकी टाइप आ गई है, नो मैच्योरिटी बॉन्ड होता है, एक मैच्योरिटी बॉन्ड होता है, ठीक है? और एक जो है वो ज़ीरो कूपन बॉन्ड होता है और कूपन बॉन्ड होता है। तो इनकी डिस्काउंटेड मालूम करनी होती है, इंटरेस्ट जो है तो वो मालूम करनी है। 3 फार्मूले हैं, ठीक है?
एक पहले के लिए है, ठीक है, दूसरे के लिए है, और जो आखिरी वाला है ना कीप ओवर मोड, उसके अंदर 2 फार्मूले हैं, उन्हीं की एडजस्टमेंट करनी होती है। तो देख लो यहाँ पे ये फार्मूले वही हैं जो चौथे मॉड्यूल में पढ़े थे। V इज़ इक्वल टू आर आई आई आर है ना, तो यहाँ पे हम आर को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमने रिक्वायर्ड रेट मालूम करना है। वी की जगह पे पी लगा देंगे, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आई से इंस्टॉलमेंट है, तो इस तरह से वी इज इक्वल टू आई ओवर पी हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है। यील्ड टू मेच्योरिटी क्या होती है पता होना चाहिए, इसका फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये सी से क्या मुराद है, ये टोटल अमाउंट एनुअल इंटरेस्ट होता है। एफ वी से मुराद है फ्यूचर वैल्यू यानी कि आपकी मेच्योरिटी वैल्यू होती है। उसके बाद पी वी से मुराद करंट मार्केट प्राइस होती है। टी से मुराद टाइम पीरियड है। ये चीज़ों का पता नहीं चाहिए तो आप ये निकाल लोगे। दरअसल क्या बताती है हमें ये यील्ड टू मेच्योरिटी वैल्यू, कि ये बताती है कि एक इन्वेस्टर कम से कम इतना ज़रूर हासिल करेगा जब उसका बॉन्ड जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू को पहुंच जाएगा, तो ये वो बताता है। उसके बाद है यील्ड टू मेच्योरिटी इज़ द एवरेज रिटर्न होता है एक होल्डर जो है वो गेट हासिल करता है ओवर द होल्डिंग पीरियड के ऊपर। उसके बाद जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपेम के ज़रिए कैसे मालूम कर सकते हो, वही कैपेम पहले फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिस्क एंड रिटर्न में ही पढ़ा था। तो यही वही बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका जो रिटर्न होगा वो भी हाई बीटा विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी बीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा आपका, याद रखना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो बढ़ जाएगा। दरअसल रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा जब जब हमारा आरएफ के अंदर बीटा बड़ी अमाउंट ज़रूर खाएगा प्रीमियम के साथ, तो काफ़ी बड़ी अमाउंट ऐड होगी आरएफ में। तो ये अमाउंट जितनी बड़ी होगी इसका मतलब आर रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी का बढ़ जाना दरअसल हमारे लिए कॉस्ट बढ़ने का नाम, हमने ये कहा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ इक्विटी है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जो उनका रिटर्न होता है वो हमारे लिए कॉस्ट माना जाएगा ना, जो उन्होंने लेना है हमसे वो हमारे लिए कॉस्ट पड़ रहा है, भैया याद रखना है। अब वो उसके बाद वो कहता था कि इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होती है। ये होता है कि आपके ना वैल्यू किस तरह से बढ़ेगी अगर आप जो है वो अपनी रिटेन अर्निंग को बढ़ा लेते हो, कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही होगी तो आपकी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में इजाफा होगा। और ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, उसका एक फार्मूला था कि अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप अच्छी खासी अर्न कर रहे हो अपने, मतलब कि जो आपको कॉस्ट देनी होती है इन्वेस्टर का साइज़ भी बढ़ेगा, कंपनी भी अच्छी ग्रोथ करेगी। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे आपके इन्वेस्टर उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हो। अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब आप कम अर्न कर रहे हो अपनी इन्वेस्टर की जो होती है क्या कहते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से। अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि आप बस इतनी ही अर्न कर रहे हो जितना आपका जो आपने इन्वेस्टर को देना होता है बस। तो ये वैल्यू उसका ये फार्मूला याद रख लो, नो पैट, जिसका मतलब है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपने माइनस कर देना होता है इन्वेस्टेड कैपिटल ज़रब वैक के हासिल ज़रब को, तो वो वैल्यू आ जाती है। तो ये तो हमारा मॉड्यूल नंबर 10। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो दूसरा मॉड्यूल जो है वो करेंगे, आपका मॉड्यूल नंबर 11, वो इंशाल्लाह मैं कल भेज दूँगा। ये वीडियो आ जाएगी आप लोगों को, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।